अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 84 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। जुनेद जंजुआ वाला सवाल घर पे कंप्लीट किया था दोबारा? कंप्लीट तो खैर शायद क्लास में होगा था, बैलेंसिंग एंड पे मैंने कहा था किसी तस्वीर बनाओ, तो एक बार उसको कंप्लीट किया होगा। फिर दोबारा उस सवाल को कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया? कुछ कंफर्टेबल हुए? डिसकम्फर्ट लाते हैं फिर आज। मतलब वैसे आपको बताऊं 60% तक क्वेश्चन आपका वही था, और आज 70% प्लस पे चले जाएंगे हम कैश फ्लो के टॉपिक में। यानी कि इतना पर्चे में आने, आज एक एग्जाम लेवल का सवाल, एक टफ सवाल करवाना है आपको। अब देखो दूसरे ही दिन टफ सवाल करवा रहा हूँ। मकसद कहने का ये है कि तकरीबन 70% से भी ज़्यादा इस मेथड की कैश फ्लो का आपको पता लग जाएगा आज। अब यही वाली कैश फ्लो के मैंने कम से कम 4 से 5 सवाल और करवाने। बेटा 7 हो जाएं, इस रो में 7 हो जाएं बेटा। कम से कम 4 से 5 मैंने करवाने हैं, इतने को आपने भी करने। तो आज वाला सीखा हुआ, अब अगले दिन से कुछ नया बहुत बड़ी चीज़ ऐड नहीं होगी, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रोज़ ऐड होंगे और हम इसको पक्का करते जाएंगे क्योंकि मुझे भी पता है ये सवाल पर्चे में आ गया तो बच्चों को पास करवाने वाला यही सवाल है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, तो बहुत सारी बहरहाल लॉजिक्स, जैसे इस पर आपने सब्र किया हुआ है, ये सब्र मैंने कहा था 4-5 दिन बाद जाके ख़त्म होगा आपका। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल में खुद ब खुद ये चीज़ें कैश में कैसे कन्वर्ट होती हैं, 1-2 रूल्स आज भी हैं। ठीक है, चलें बहरहाल आज का सवाल है हमारा पेज नंबर 625 पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वालिटी एंटरप्राइजेस। कल भाई टेस्ट दिया बच्चों ने, कैसा रहा? एक्स्ट्रा क्लास कंफर्म है जिनको बताना है जी? ये 2 आज हिम्मत कर ही लेते हैं फिर, क्योंकि कल छुट्टी भी तो है ना, संडे है, चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। तो आज बरोज़ हफ्ता 2:15 से 3:45 तक, ये 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा कह रहा हूँ बस। ठीक है, ये कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे 4 बजे असर होती है तो इसीलिए इस टाइम के अंदर बहरहाल ख़त्म करनी ही पड़ेगी क्लास। ये एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, जिस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर मैं आपके साथ IAS 8 और IAS 33 के MCQs डिस्कस करूँगा और कुछ थ्योरी भी। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक्स के MCQs होंगे और अगर टाइम हुआ तो थ्योरी भी थोड़ी सी देख लेंगे जो पढ़ने वाली है। टॉपिक्स हमारे ये तैयार हैं, यूट्यूब पे मैं ये अवेलेबल कर दूंगा। जिनकी नीयत नहीं है आने की, अगली बार पर्चा पढ़ने का सोच रहे हैं, वो बेशक ना आइएगा। अच्छा, मजबूरी भी होती है, जेन्युइन रीज़न वालों के लिए, जेन्युइन मसले वालों के लिए ही यूट्यूब पे अवेलेबल किया जाता है। लेकिन वो फिर जेन्युइन वाले ये ना हो कि मंडे को आए वो कहें यार कैश फ्लो तो है नहीं हमारा, तो कैश फ्लो चल रहा है। ठीक है, प्रेप लीव में सुन लेंगे, और प्रेप लीव में क्या क्या करोगे, तो जो काम जब का हो तब कर लो। तो ये इसीलिए आज इत्तफाक से सैटरडे भी है, तो ये कल का टाइम भी होगा, तो ये कोशिश करके ये लेक्चर ले लें ताकि ये टॉपिक फुली तैयार हो जाए। कोई बात नहीं, वो डिस्कशन में ही बेटा। ठीक है, वो वैसे रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल था आई कैप का, जो पिछली बार आया है, ये जो अभी रीसेंट आया है, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर करवाना ही है, करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो क्वालिटी एंटरप्राइजेस। हाँ जी, कैश फ्लो का टॉपिक, सवाल करने का तरीका। सबसे पहला काम नहीं, सबसे पहले सवाल पढ़ना है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है। ठीक है, कल मैंने और कहा था, आज एक स्टेप और पीछे आया। असल बात तो ये है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखोगे क्या है जी, कैश फ्लो बनानी है। वो मेथड शैथड छोड़ो, मेथड अभी एक ही है आपकी ज़िंदगी में, जब तक दूसरा ना आए तो फिर यही, जब दूसरा मेथड सिखाऊंगा तो कहूँगा अच्छा यार वो जो कर रहे थे वो इनडायरेक्ट था। अभी तक छोड़ो, एक ही मेथड हमें पता है, कल ही तो सीखना शुरू किया। ठीक है, तो कैश फ्लो बनानी है। उसके बाद 2 दफ़ा आपने इस सवाल को पढ़ना है, पूरे को 2 दफ़ा पूरे सवाल को पढ़ना है। फिर फॉर्मेट बनाना है। क्या करना है जी? फॉर्मेट बनाना है। ये लेजर्स तो क्योंकि ओपन हो गए थे पिछली क्लास में, इसलिए मैंने सिर्फ वो ओपन रहने दिए ताकि वो टाइम ज़रा बच जाए। आपने कितना फॉर्मेट बना लेना है, इतना। क्वालिटी एंटरप्राइजेस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग PBT से स्टार्ट होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ लेस, वो अभी नहीं लिखना होता। 5-6 लाइनें इसके लिए छोड़ देंगे। फिर एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, ये लिखकर
3-4 लाइनें इसके लिए, 5 छोड़ देते हैं आप। उसके बाद नीचे 3 चीज़ें लेस होती हैं, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड। ये भी मिटा दिया यार साकिब आपने। अच्छा, ये तो फॉर्मेट का पार्ट है, ये लिख लिया करेंगे, ये चीज़ें लिख कर ही सवाल शुरू करना है। उसके बाद यहाँ पर ए आ जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लोज का टोटल। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसमें 5-6 लाइनें खाली छोड़ देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का टोटल आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, 3-4 लाइनें इसमें छोड़कर फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का टोटल आ जाएगा। फिर इन ए, बी और सी का हम ग्रैंड टोटल करेंगे, नेट कर देंगे इनको, और नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, जिसमें वर्किंग 1 से उठाकर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो पर्चे में बराबर नहीं होगी, वो आ जाएगी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, ठीक है। तो बराबर नहीं होगी तो फिर बस देख लेना, कोई टोटल तो मिस नहीं हो गया, कोई साइन तो उलट नहीं हो गया, बस एक बार 1-2 मिनट में नजर आ जाए, ठीक है, देख को सही कर लो, ना नजर आए तो शुक्र करना नहीं, बैलेंस ही आगे चले जाना। नंबर मिल चुके हैं 60-70% नंबर, इससे ज़्यादा नंबर ले चुके होते हैं आप यहाँ तक आते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, पीबीटी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 4-5 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल 3-4 लाइनें खाली, इसके लिए 5 लाइनें, सवाल पढ़ते हुए अंदाजा भी हो जाता है कितने आइटम्स हैं। लेस इंटरेस्ट, लेस टैक्स, लेस डिविडेंड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 5-6 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 3-4 लाइनें खाली, नेट कैश लॉस, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश और क्लोजिंग, और वर्किंग 1 भी साथ ही बना लिया करो। वो अलग बात है कि यहाँ पर नहीं पता होता आपको सवाल में से क्या चीज़ आनी है, तो वो देख लेंगे सवाल के साथ साथ। इतना फॉर्मेट सबके पास बना होना चाहिए था। ऑनलाइन वाले पॉज कर दें, इन बच्चों ने बना लिया। यार कोई मार्कर चार्ज का निकाल लो। ओके, नाउ कम हियर, जरा उस तरफ रखें जी, उस तरफ रखें जरा, सिर्फ ये एरिया तस्वीर लेकर रख लो कि इतना फॉर्मेट बनाकर सवाल शुरू करना है, अभी और कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई सवाल नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट कोशिश करनी है 1 मिनट में बनना शुरू हो जाए। अभी उधर ही रखिएगा जी, ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं। यार इतने मार्कर हैं साकिब, समझ ही कोई नहीं आ रही कौन सा सही है कौन सा नहीं। ओके, ले आए जी। अच्छा जी, सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 एंड इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट टुगेदर विद सब एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आज इनकम स्टेटमेंट पहले दी हुई है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है, उसमें अदर इनकम ऐड हो रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो रहा है, यहाँ एक लाइन होनी चाहिए थी, डाल दें। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस हो रहा है, और उसके बाद आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। ओके, अब इससे ऊपर क्या है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ऑपरेशन से पहले सिर्फ यही होते हैं। अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट नीचे आ रही है, तो ऊपर वालों को तो वैसे ही मैंने कहा था सब्र करो, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बाकी सारी कहानी कल भी यहाँ पर ही थी, अदर इनकम गेन लॉस आ रहा था, अदर इनकम में गेन डिस्पोजल आ रहा था, अदर एक्सपेंस लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा था, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं था आज वो भी आ गया, टैक्स एक्सपेंस नहीं था आज वो भी आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम लेवल का सवाल है, ये सवाल तैयार है तो समझो 60% टॉपिक इस तरह का सवाल आए तो आप हल करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, इनकम स्टेटमेंट की तरफ तो बाद में आते होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए उसूल क्या लिखवाया था, जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन हो, अच्छा ओपनिंग या क्लोजिंग बोलता हूं मैं, किसी का ओपनिंग हो और क्लोजिंग ना हो, ओपनिंग ना हो क्लोजिंग हो तो भी लेजर बनेगा, ठीक है ना। जिन आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन होते हैं उनके लेजर्स बनाते हैं, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ये याद हो गया। अब आज इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ डालनी है, उसूलों वाले सफ़े पे जाएं और पॉइंट नंबर 2 लिखें, लेकिन यार इसको ना, इनको यहीं ले आता हूँ मैं, ये रूल्स को यहीं ले आता हूँ। लिखें जी पॉइंट नंबर 2, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स, लेकिन इंटरेस्ट और
टैक्स का लेजर हम लाजमी बनाया करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर हम लाजमी बनाया करेंगे। ठीक है जी, ये उसूल का लिखा था ना पहले में, असल में तो इसी में ऐड होता है, लेकिन चूंकि वो ज़रा ऐसे चीज़ें लिख दी थी तो मैंने कहा चलो पॉइंट 2 ही बना लो। तो आज ये बात पूरी हो गई। जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग दिए गए हों उनके लेजर्स ओपन करेंगे, सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। कहीं पैसे रखवाए हुए हैं तो इंटरेस्ट इनकम, कहीं से पैसे लिए हुए हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये पता है ना। लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखना फिलहाल, आप सिर्फ लिखना, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स के लेजर हम लाजमी बनाएंगे। ओके, एक और उसूल भी लिखवाया, लेकिन मुझे जब आएगा तो मैं यहाँ से मिटा दूंगा, आपको लिखवा दूंगा। चलें जी, फिर सवाल तो ये पड़ा है, किधर गया सवाल, तो ये बैलेंस शीट आपके सामने, तो शुरू करते हैं। लेकिन सवाल को ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि आप तो सवाल 2 दफ़ा पढ़ के कर रहे होते हैं ना। पहले पॉइंट, सबसे आसान पॉइंट पहला पॉइंट है, सबसे आसान पॉइंट पहला पॉइंट है, ठीक है ना। लग रहा है देखने में ओए होए ये क्या, कुछ नहीं, इसको मैंने सबसे एंड पे कराया था, 2 मिनट भी नहीं लगे थे, ठीक है। पॉइंट 2 पहले से भी ज़्यादा आसान है। पहले पॉइंट में पीपीई की डिटेल्स हैं, दूसरे पॉइंट में ड्राइंग्स लिखी हुई हैं, तीसरे पॉइंट की जो एडजस्टमेंट है ना, हाँ ये इंशाल्लाह इग्नोर करेंगे रूल लिखने के बाद, पूरी एडजस्टमेंट। ओके, तो इसलिए ये भी बड़ी आसान है, सिर्फ उसूल लिखना है। प्रूफ तो वैसे ही आपको पता है 5-6 दिन बाद जो लॉजिक आनी है ना, वो लॉजिक असल में मेरी एक एग्जाम्पल में सारी हैं, जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगा। बैड डेट इग्नोर क्यों कराने हैं, प्रोविजन के साथ क्या करना है, सेल कैसे कैश में कन्वर्ट होती है, ये सारी चीज़ें उस एक एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन वो 5-6 दिन बाद। तब तक पर्चा तैयार हो जाएगा, 70 से 80% तक हम श्योर हो चुके होंगे इंशाल्लाह कि जैसा मर्जी सवाल है इतने नंबर तुम्हारे हैं, और ये बहुत नंबर होते हैं। बाकी फिर मजीद रिस्क कवर करने के लिए हम मजीद दिन प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट तरह की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। परेशान यहाँ पे भी थोड़ा सा आप होंगे तो रेक्टिफिकेशन वाले सवाल में ही होंगे, एक ही है सिर्फ। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, इस एडजस्टमेंट को भी पढ़ेंगे, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहा है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये लाइन हमारी इस एडजस्टमेंट 4 है ना, इस फिगर को हिट कर रही है। मैंने इसलिए साथ लिख लिया। सवाल पढ़ के शुरू करते हैं ना। आपको पता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर वर्किंग कैपिटल आइटम्स में लेकर जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी पड़ी है जो अभी बताऊंगा, जिसका हमने लेजर बनाना होता है। तो अगर यहीं पड़ी रह गई तो वो तो वहीं चली जाएगी वर्किंग कैपिटल में, ऐसे ही। पॉइंट नंबर 5 जो है, इसमें भी एक इनकम है और रिसीवेबल की कहानी है, उससे कोई मसला नहीं है। मसला हमें यह है इंक्लूडेड, क्या चीज इंक्लूडेड, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड, हमें इससे तकलीफ है, ठीक है। ट्रेड अदर रिसीवेबल्स में इंक्लूडेड है तो मतलब ये तो वो फिगर है जो हमने लेकर जानी होती है। अब इसको फिर गड़बड़ हुई पड़ी है। तो ये 2 एडजस्टमेंट्स वैसे तो डायरेक्ट उठाते थे डिफरेंस और कल वर्किंग कैपिटल में ले जाते थे, लेकिन आज इनको वर्किंग में लेकर आएंगे, थोड़ी एडजस्टमेंट करके सही फिगर निकाल के फिर करेंगे वही जो कल कर रहे थे, वो नहीं चेंज करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा सवाल आप पढ़ के ही जवाब को करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल पढ़ने के बाद जाहिर है एडजस्टमेंट्स तो 1 बाय 1 पढ़नी है ना। आप सवाल पर्चे में 2 दफ़ा पढ़ के अच्छे तरीके से फिर शुरू करते हैं ना। मैंने सिर्फ बता दिया कि हमने तो एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, लेकिन ये 2 एडजस्टमेंट ने यहाँ पे आके हिट लगानी है। ओके, अब बैलेंस शीट आपके सामने, जिन जिन वाला रूल है, जिन वाला रूल है, ठीक है। लेकिन आज गौर फरमाएं, कैपिटल अलग है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट क्या होता है जी? हाँ, अब नहीं भूलते आप, ठीक है। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट किसे कहते हैं जी? तो रिटेन्ड अर्निंग्स ही हम लिख लेंगे, हम जरा ना इससे कंफर्टेबल होते हैं इस लफ्ज से, ठीक है जी। ओके, तो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर कैपिटल का अकाउंट अकेला सवाल में गिवन होगा, हम भी अकेला बनाएंगे, फिर पैट भी उसी में जाएगा और फिर डिविडेंड या ड्राइंग्स भी उसी में डेबिट होंगे।
और अगर सवाल ने कैपिटल अलग कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग कर दी, तो हम भी ये दोनों अलग बनाएंगे। फिर कैपिटल अकाउंट में पैट और डिविडेंड नहीं जाएंगे, उसमें सिर्फ फ्रेश कैपिटल आ सकता है। आप स्टेटमेंट इक्विटी का टॉपिक करके आए हैं, ये कैश फ्लो से पहले इसीलिए करवाया जाता है, वहां पे हर चीज उससे पहले की हुई है हमने, ठीक है। तो हम अलग कर लेंगे और कैपिटल में सिर्फ घर से आने वाले पैसे आ सकते हैं। रीपरचेज बायबैक तो वैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो टेस्ट नहीं करेगा आपसे, ठीक है। ओके, तो डेबिट कुछ होगा ही नहीं कैपिटल अकाउंट में। और रिटेन्ड अर्निंग्स में पैट भी आएगा और डिविडेंड या ड्राइंग भी, जो भी लिखा होगा सवाल में, ठीक हो गया। ये दो अलग हैं तो हमने भी दोनों अलग रखने हैं। ओके, फिर माशाल्लाह रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा है। आइए 16 पे हंसने वालों, वाहिद ईपीएस का टॉपिक था शायद जिसमें उससे थोड़ी सी जान छूटी है, वरना कोई टॉपिक उठा लो। आइए 16 खुद तो था ही, 36 में वही 16 वाले एसेट्स इम्पेयर हो रहे थे, फिर 23 में वही इंटरेस्ट उनमें ऐड हो रहा था उन्हीं एसेट्स में, फिर 20 में आए तो ग्रांट उन्हीं एसेट से रिलेटेड भी मिल रही थी, फिर 40 में गए तो हमने कहा शायद यहाँ जान छूट जाए, नहीं वहाँ से ट्रांसफ़र इन और ट्रांसफ़र आउट हो रहा था। IAS 16 ने जान नहीं छोड़ी। करेक्शन ऑफ एरर पे आए, उसी की एडजस्टमेंट्स आ रही थी। IAS 1 में गए, रीवैल्यूएशन आ गई, सरप्लस आ गया, सब कुछ चला। IAS 8 में भी वो साथ था, बस EPS में थोड़ा सा 5-6 दिन सांस मिला और फिर वो वापस ही इज बैक। IAS 16 रीवैल्यूएशन सरप्लस। नेक्स्ट 10% बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन है, लेजर बनेगा, तो सही है ना। अच्छा ऐसे क्या कर रहे हैं हम, चलो शुरू करते हैं। बस एक चीज़ ये बतानी थी, वो तो फिर साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ ये बतानी थी कि ये अलग हो तो अलग। एक और चीज़ जो कल से डिफरेंट है वो क्या है, आज बैलेंस शीट के फेस पे PPE नज़र आ रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन नज़र नहीं आ रही। ये प्रोफेशनल तरीका है बैलेंस शीट बनाने का। आप FAR 2 में जो फाइनल अकाउंट्स करेंगे ना, उनमें बैलेंस शीट ऐसी ही होगी। बल्कि मैंने आपको बताया भी था, तैयारी तो आपकी कराई हुई है, कि बैलेंस शीट के फेस पे बुक वैल्यू ही नज़र आती है। वो डिटेल देखने के लिए PPE का नोट होता है जिसके एंड वाली फिगर उठाकर ले गए थे, तो यहाँ पे तो बुक वैल्यू ही होनी चाहिए। तो कल बचपन वाली बैलेंस शीट थी, बड़ों वाली बैलेंस शीट तो यही होती है। अब मैंने आपसे कल कहा था अगर एसेट और अक्यूमुलेशन अलग हों आप भी अलग रखना, और अगर ना हो अलग तो बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है आपको, सिखाया हुआ है नहीं सिखाया हुआ, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। उल्टा एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू ही निकाल रहे होते हैं, डेप्शन भी वहीं पे आ जाती है, सब कुछ वहीं पे, ठीक है ना। तो आज भी ऐसा ही है, आज PPE सिर्फ अकेला नजर आ रहा है। मैं कॉन्फिडेंटली इसको कह सकता हूं कि ये क्या है, बुक वैल्यू है। क्यों जी, क्योंकि पूरे बैलेंस शीट के फेस पे कहीं अक्यूमुलेटेड डेप्शन नजर, या तो यहां पे माइनस होता या कुछ चवल मार के लाइबिलिटी साइड पे लिख देता। ऐसे नलतर वाले सवाल में शायद किया भी हुआ था उसने, याद है। हमें तो बैलेंस शीट के फेस पे कहीं पे अक्यूमुलेशन नजर नहीं आ रही, तो फिर पक्की बात है वो नेट हो चुकी होगी और ये नेट बुक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये दो बातें सिर्फ बतानी थी, कल से चेंज है। सवाल शुरू करते हैं जी, ठीक है। तरतीब से चलते हैं, हर चीज़ को देखते जाएंगे। 3 ही जगह हैं, या उसका लेजर बनेगा, या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, या वो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में जाएगा। लेकिन 2 चीज़ें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट वाली आज थोड़ा सा रोक के ले जाएंगे, उनमें कुछ गड़बड़ है। ओके, ये जो एडजस्टमेंट करवाऊंगा ना, ये एडजस्टमेंट फेवरेट एडजस्टमेंट है ICAP की। यहाँ पे सीखोगे, इस सवाल में मास्टर्स हो जाएगा इसी एडजस्टमेंट में। फिर ये कभी एक साइड कभी दूसरी साइड किसी सवाल में आई होगी, दोनों इकट्ठी शायद ही नहीं, मेरा नहीं ख्याल दोनों इकट्ठी कहीं पे फिर हुई हैं दोबारा इस सवाल के अलावा। तो इसलिए ये सवाल एक टफ सवाल है, लेकिन संडे भी है दरम्यान में, है जी। तो ओहो संडे है, बच्चों को सिर्फ एक सवाल होमवर्क में दिया है, इसके अलावा चलें टैक्स वाली क्लास में बता देते हैं, अभी उनको दूसरा भी होगा। अच्छा मैंने पूछा आप लोगों से, शुरू करें जी। जी बच्चों, ओनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देख लो, ये ओपनिंग्स हैं, ये क्लोजिंग है, ठीक है। अब मुझे बैलेंसेस लिखवाते जाओ। ओपनिंग बताओ, या अल्लाह कोई मार्कर अता फरमा। 10703, कितने नए मार्कर्स, बहुत नए हैं ये, ज्यादा नया भी नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग 219, ये भी फेल। अब ये सारे भी उठाओ, ब्लैक। वो अच्छे पिछले बच्चों को नजर नहीं ना आता मसला ही है जी। डन जी, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। अब नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग क्लोजिंग लिखवाओ। 6697 10652, ये कुछ गुजारा है, ओपनिंग लिख लेते हैं। अब ओपनिंग क्लोजिंग। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, ओपनिंग क्लोजिंग 1911
और क्लोजिंग 2676। 2676। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन। मैं आज बोल नहीं रहा, पता लग रहा है? ये वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं था, लेजर में गया। ये वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं था, लेजर में गया। ये भी कोई ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना वर्किंग कैपिटल आइटम है, लेजर में। ये भी ऐसा ही है तो लेजर में। ठीक है जी। ओपनिंग कोई नहीं है, क्लोजिंग यहीं से देख के एक बात पता लग रही है, क्या? इसी साल में लोन आया है, इसी साल में लोन आया है। ठीक है, एक और चेक कर लें। नेक्स्ट, ट्रेड अदर पेबल्स। वैसे तो वर्किंग कैपिटल याद है, ओपनिंग से क्लोजिंग का डिफरेंस, इधर इधर ओपनिंग से क्लोजिंग का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल आइटम्स में। ठीक है, लेकिन एक एडजस्टमेंट चूंकि इसको हिट कर रही है तो फिलहाल इसको रोक लो, एक वर्किंग में ले जाते हैं। ठीक है, तो अगली वर्किंग में मैंने ट्रेड एंड अदर पेबल्स लिखे एज पर क्वेश्चन। बताओ जी, ओपनिंग क्लोजिंग 4953, क्लोजिंग 3337। ठीक है जी, यहां से उठा लो, ये बाद में दोबारा नहीं आके देखनी हमने, यहाँ कुछ नहीं छोड़ते हम। ठीक है, हाँ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो ये सही हो जाएगा। जो सही फिगर आएगी जिसमें से आलूदगी निकाल देंगे तो वो हमारी फिगर वही काम करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल में। डन? समझ आ रही है? अभी तो कुछ किया ही नहीं है, बड़ा कमाल किया आपने। किया क्या जिसकी समझ आनी थी आपको? जी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेएबल। अच्छा, वैसे तो ये एक करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल आइटम में ले जाते आप, लेकिन आज उसूल लिखवा दिया, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंटरेस्ट और टैक्स इनका हमेशा लेजर बनेगा। अब पेएबल है तो हम तो एक्सपेंस ही लिखते थे, याद है? हम लिखते थे टैक्स एक्सपेंस और उसमें ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल। नहीं याद? लिखवाओ, अभी याद कराता हूं, लिखवाओ तो सही। 994 और अब पिछली क्लास में ना किसी बच्चे ने मुझसे कहा, सर एक्सपेंस का लेजर है और आप पेएबल लिख रहे हैं इसमें। तो मैंने कहा याद करो, एक्रूअल का टॉपिक पढ़ाया था, अल्लाह जानता है मैंने ऐसे करके खोला और सामने वही सवाल आ गया। आपकी क्लास में तो दूसरा भी दिखा दिया ना। वो सवाल पता है कौन सा था? वो सवाल था युहूरा वाला, ये। और इत्तेफाक से ओपन भी यही हुआ सामने, जिसमें बेतहाशा एक्सपेंस 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 लिखा हुआ था। चुप कर गया बच्चा, फिर सारी क्लास सन्नाटा छा गया। अच्छा, अल्लाह की मदद देखें, मैंने ये लेक्चर नोट्स ओपन किए, सामने पता नहीं किसी ने कभी सवाल पूछा होगा, कोई तस्वीर खींची होगी या बच्चा जैसे आता है, ठीक है, सामने भी यही आ गया। मैंने कहा भाई ये हमने किया था, स्टेशनरी का अकाउंट है, एक्सपेंस तो आपको समझाने के लिए लिखा, ये हमने कहा था ये सिंगल अकाउंट अप्रोच नहीं है, हम कंसोलिडेट करके एक ही अकाउंट के अंदर कैश भी लिखते हैं, एक्सपेंस भी लिखते हैं, प्रीपेड पेएबल भी लिखते हैं। ठीक है, रेंट का अकाउंट है, असल में सही बात लिखे ना, अगर सही है तो ये गलत थोड़ा सा लिखना, लेकिन वर्किंग है ना आपको समझाने के लिए, असल तो सिर्फ इतना लिख सकते थे हम, रेंट का अकाउंट है, रेंट का अकाउंट है, सिंगल अकाउंट अप्रोच है, रेंट का अकाउंट है, इतना कैश पे हुआ, इतना एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में है, रेंट ओपनिंग में पेएबल नहीं था, क्लोजिंग में पेएबल है। एक्सपेंस क्यों लिखा? ताकि आप फौरन इसको देखकर कहो एक्सपेंस के लेजर में कैश इधर आता है और वो सही है, तो यही काम किया था। देखो देखो देखो, रेट्स एक्सपेंस प्रीपेड आ रहा है, हीटिंग लाइटिंग एक्सपेंस प्रीपेड पेएबल आ रहे हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रीपेड पेएबल आ रहे हैं, वेजेस एक्सपेंस प्रीपेड पेएबल आ रहे हैं, थे जीरो अलग बात है। ठीक है, तो ऐसी बात ना करना कि टैक्स एक्सपेंस के लेजर में आपने ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल डाल दिए, ये सिंगल अकाउंट अप्रोच है। एक्सपेंस तो आपको समझाने के लिए लिखा था, ये टैक्स का अकाउंट कह सकते हैं इसको, लेकिन हम एक्सपेंस लिखेंगे। ओके, एक्रूअल भी आ गया। एक्रूअल कह रहा था, तुम लोग कह रहे थे सिर्फ IAS 16, मैं भी हूं, NPO में भी आऊंगा, कैश फ्लो में भी साथ रहूंगा जी। तो इनकम टैक्स पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग चला गया टैक्स के लेजर में, क्योंकि वो हमने लाजमी बनाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट लेजर बनेगा, वर्किंग कैपिटल आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अच्छा जी, तो वैसे तो यहां पे आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ना कभी कभी तकलीफ होती है कि जी नेगेटिव फिगर पहले आ गई, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख देता हूं बैंक ओडी। ऊपर कोई कैश एंड बैंक होगा ना, कैश एंड, तो वो पॉजिटिव आएगा तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। वैसे फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले बैंक ओडी लिखें अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो वो नेगेटिव लिख दीजिएगा, नीचे वाला पॉजिटिव, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग
27 क्लोजिंग 0। चलो ठीक है। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग। यहां पर खुली डुली जगह पे मैंने बनाया था ये लेजर। PPE, BV, BD, बोलो बोलो 845, क्लोजिंग 19,628 जी। ठीक है, जरा इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा थी ना तो खुली डुली जगह पे बना लिया हमने। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स, ये तो वर्किंग कैपिटल आइटम है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आई थी। यस सर, वो शॉर्ट टर्म आई थी, लेकिन ये भी तो शॉर्ट टर्म में लिखा नहीं हुआ, साइलेंट है। और कैसे लिखे, करंट एसेट से ऊपर, नॉन करंट एसेट से नीचे है। ये नॉन करंट एसेट है, ये लेजर बनेगा। बोलो उधर ही, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जी। ओपनिंग 649, क्लोजिंग ये लें जी। और जी 45। ये रूटीन का काम है, रोज होगा, तेजी से करना है इसको पर्चे में। ठीक है, ताकि एडजस्टमेंट फिट आए। फॉर्मेट 1 मिनट में बनाना है। मैंने कहा था फूल बूटे लगाना जरूरी नहीं है, लिखा हुआ समझ आना चाहिए। 1 मिनट में फॉर्मेट बन जाए वर्किंग 1 तक खाली वाला। फिर फटाफट पकड़ो, लेजर्स ओपन करते जाओ। सवाल पड़ा हुआ है, कोई एडजस्टमेंट किसी लेजर को हिट कर रही हो, वो बैलेंस को जरा रोक लो, बाकी सब लिख दो। फटाफट करना है, इस काम में टाइम नहीं लगाना। मैं तो बोल बोल के समझा के बातें करके लिख रहा होता हूँ ना, आपका ये 2 मिनट में काम हो जाना चाहिए। फिर सुकून से एडजस्टमेंट देखो, वो पोस्ट करो, सुकून से बैलेंसिंग करो। बैलेंस हो जाए कैश फ्लो तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना हो तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, चलो आगे। नंबर तो वही है जो आपने ले लिए हैं, 60-70% सुकून से। ठीक है जी। इन्वेंट्रीज को किसी ने हिट नहीं लगाई, तो चलो कल वाला रिवाइज भी हो जाएगा, शुक्र है। ये वर्किंग कैपिटल आइटम है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए बढ़ा है। तेजियां चेक करना आज मेरी, देखा। इन वेन तो राइज, बढ़ रही है कम हो रही है। एसेट है लायबिलिटी है, एसेट है, बढ़े तो दूसरा इंपैक्ट कैश को क्रेडिट कर दो। कितने से 1569 नेगेटिव। ठीक है, नंबर मिल गया। ये नंबर मिल गया। अभी सवाल तो पढ़ रहे थे, अभी तो पूरा सवाल का डाटा लिख रहे हैं सिर्फ। ये नंबर मिल भी गया, क्योंकि कैश फ्लो के फेस पे जो पहुंचेगा उसका नंबर मिल जाना है। नेक्स्ट, ट्रेड एंड रिसीवेबल्स, इनके साथ फिर मसला है। ये भी बीमार हैं बेचारे, इनका इलाज करके ले जाएंगे। जाना इन्होंने उधर ही है, लेकिन पहले हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल का नाम है वर्किंग 10, ले आओ। 3865 ओपनिंग, 3865 अस्पताल लाओ, ये अस्पताल है। 2273। ठीक है, इसको यहां पर इसका इलाज करेंगे, लेस या ऐड जो भी है। ठीक है, और जो बाद में सेहत याब होकर ये ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, उनको ले जाएंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में, वर्किंग 1 में जी। उसके बाद कैश एंड बैंक है, ये कहां जाएगा? कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। 4 पॉजिटिव और 3796। बड़ा कैश बढ़ाया है जी इन्होंने एकदम, साल के वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बैलेंस शीट इज ओवर, यहां पे अब कुछ नहीं बचा, ये सब खाली हो गया है। बोर्ड भर चुका है, आपका रजिस्टर भर चुका है, ये खाली हो गया है। लेकिन इसको ना भूल जाना, इसको भी खाली करना है। सबसे पहली चीज है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका हमने कुछ नहीं करना होता था, सांप के हवाले। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? अदर इनकम। ये बेटा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स का, क्योंकि क्लियर नहीं है। इसमें गेन ऑन डिस्पोजल है, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है, कोई स्क्रैप सेल की इनकम है, पता नहीं है। लेकिन इसको ले जाएंगे, यहां से निकाल लेंगे, फिलहाल नहीं कर सकते। आगे क्या आ रहा है जी? सुभान अल्लाह, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये तो जाएगा, इसका लेजर बना हुआ है। खुदा का खौफ करो, कैश में ये फॉर द ईयर फिगर है, इसका लेजर बना हुआ है, ले जाओ लेजर में इसको। अब अगला इम्तिहान, ये 100 रुपए इस तरफ आएंगे। एम आई राइट? तो क्यों टार्जन नहीं बनना? फौरी तौर पे जब भी एक्रूवल आए, आपने देखना एक्सपेंस है कि इनकम है। एक्सपेंस है, फिर आपने वो बचपन वाली एंट्री सोचनी है, कैश। कैश हमेशा कैश बचाएगा आपको आके।
वरना घूम जाओगे, इतना कुछ पड़ा होता है। अब देखो टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं, चीजें ज्यादा होती जा रही हैं, तो कम से कम चीजें छोटी छोटी याद करवाई हुई थी, वही टिप्स होती हैं। ठीक है, मैं तो हमेशा यही कहता था कि यहां पे आके मत टार्जन बनो। ठीक है, सोचो एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरह आता है, उसके लिए अपनी कैश वाली एंट्री करो, बचपन वाली, एक्सपेंस डेबिट तो कैश क्रेडिट, तो यहां पे तो कैश आता है। ठीक है, लेकिन ये तो कैश ही नहीं है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे पड़ा है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इस तरफ आता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर आज सवाल में गिवन है 100। ठीक है, ये कोई नहीं गिवन अभी तक, पता नहीं। ठीक है, ले गए लेकिन उठा के इसको। नेक्स्ट पीबीटी इग्नोर, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी कैश फ्लो का, इग्नोर कर रहे हो तुम। स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश फ्लो इज पीबीटी, और पीबीटी ही जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये भी कल बता दिया था, बड़ी अहम बात है। कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी, कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स अगर अलग हो तो उसमें जाता है पैट। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश फ्लो इज पीबी, आज दोनों आ गए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश फ्लो इज पीबीटी और रिटेन्ड अर्निंग्स कह लो, क्योंकि वो आता ही, अब आपको उस लेवल के सवाल आते हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा पैट। ये दोनों डिफरेंट है। कभी कभी ना सवालों में आगे चल के पैट दे देगा और टैक्स की एडजस्टमेंट बता देगा कि क्या है, टैक्स वगैरह कहीं बताया होगा। अब आपको पता है कि इसने रिटेन्ड अर्निंग में जाना है, लेकिन कैश फ्लो पीबीटी से शुरू होनी है, तो ये एडजस्टमेंट आपको खुद करके रिवर्स वर्किंग करके पीबीटी निकालना पड़ेगा। वैसे ही बता रहा था। ठीक है, अभी तो कोई नहीं ऐसा मसला जी। तो ये पीबीटी कहां जाएगा, तेजियां चेक करो, तेजियां, बहुत तेज सवाल कराया सर आपने आज जी। 7659 जी, बोलो। ये नंबर मिल गए, सवाल से उठा के यहां पे देखो ना, बच्चों ने पैट नहीं लिखा, पीबीटी लिखा, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ। पिछली क्लास में बच्चा कहता है सर जी जब नीचे टैक्स पेड माइनस ही करना है तो ऊपर ही पैट ले ले, तो मैंने कहा फिर अपना कुछ स्टैंडर्ड बना लें, IS 7.1, क्योंकि स्टैंडर्ड ने तो यही कहा है। वो जब भी पता लग ही जाएगी कि क्यों इस तरह से करते हैं, लेकिन वो तो कैश फ्लो में थोड़े माहिर होंगे तो फिर दूसरी चीज़ें सोचेंगे ना। फिलहाल तो कैश फ्लो का सवाल संभालने की टेंशन पड़ी हुई है हमें, तो संभाल लें, फिलहाल कोई जल्दी नहीं है जी। उसके बाद जी बेटा, उसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको, इनकम टैक्स को इग्नोर कर दें, इसका भी लेजर है, ले जाओ, लेकिन खबरदार किसी ने इस लेजर को देखा दोबारा से सोचें। अच्छा सही है, 994 था, 994 था, कितना था? अच्छा हाँ भाई, एक्सपेंस का लेजर है, एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ आएगा? क्यों डायरेक्ट बोला आप लोगों ने? नाफरमान बच्चों, कितनी बार कहा एक्सपेंस को डायरेक्ट नहीं सोचना। कोई बात नहीं है, शर्म ना करो, कैश को सोचो। एक्सपेंस है, कैश को, एक्सपेंस डेबिट कैश, एक्सपेंस के लेजर में कैश ने इधर आना है, लेकिन ये तो प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने टैक्स एक्सपेंस की फिगर उठाई है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली, तो ये कितनी? 1376। अब देखो, वैसे तो मैं एंड पे ही बैलेंसिंग करूंगा, लेकिन अब पता लग गया आपको। असल में ना इस टॉपिक में हम इसी अप्रोच पे चल रहे होते हैं कि एक लेजर में नॉर्मल एबनॉर्मेलिटी सवाल बताएगा, खुद से नहीं अज्यूम कर लेनी कि डेटर का लेजर है तो खुद से अज्यूम करें बैड डेट भी होंगे, नहीं भाई नहीं। प्रोविजन का लेजर है, एक्यूमुलेशन है, ठीक है जी। अब डिस्पोजल भी होगा, सवाल ने जिक्र नहीं किया डिस्पोजल का, खुद से नहीं, तो नॉर्मल चीज़ों की तरफ, नॉर्मल चीज़ों को सोचते हुए बैलेंसिंग करते हैं एंड पे। तो अब जब हम सवाल एंड करेंगे, बैलेंसिंग जिसमें कल को थोड़ा सा मसला आ रहा था, सवाल एंड करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो वो बैलेंसिंग में हम देखेंगे यार टैक्स का लेजर है, 4 नॉर्मल चीज़ें यही होती हैं, अब नॉर्मेलिटी कोई हो वो तो सवाल बताएगा, तो फिर बैलेंसिंग भी करके इस तरफ आएगी तो वो कैश होगा, इसी तरफ ही आएगी। अब कैश पेड, टैक्स पेड ही तो हमें चाहिए था, वो निकल आएगा, लेकिन अभी नहीं बैलेंस कर रहा, बैलेंसिंग एंड पे ही करेंगे। वैसे साथ साथ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिलहाल जान दो। और जी पैट, ये तो इसको तो इग्नोर कर ही दें, सांप के वाले कर दें, सांप के वाले ना करें। अगर कैपिटल अकाउंट अकेला बन रहा है तो उधर ले जाएं, अगर कैपिटल अलग, रिटेन अर्निंग अलग है तो वहां ले आएं। तो ज्यादा आगे निकल गया मैं, वापस आओ जी। पैट 6283, ठीक है जी। लो भाई, अब सिर्फ एक 1357 रह गया है, इसके अंदर ना थोड़ा 1-2 एडजस्टमेंट्स के बाद ही पता लगेगा, क्लियर नहीं पता। यहां पे लिखा होता गेन ऑन डिस्पोजल, फटाफट डिस्पोजल अकाउंट बनाते, इसको भी निकाल के ले जाते, पर अभी अदर इनकम है, पता नहीं इसमें क्या कुछ पड़ा हो, पता नहीं क्या कुछ पड़ा हो, ठीक है, देखते हैं, वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल एक फिगर रहती है, ध्यान से याद रखना।
अच्छा, अब सबसे पहली एडजस्टमेंट तो बहुत आसान है, बाद में करेंगे। दूसरी से शुरू करते हैं काम। दूसरी से एडजस्टमेंट 2, ओनर ऑफ QE विथड्रू 300,000 पर मंथ। जी बच्चों बोलो। ड्राइंग्स हैं, पर मंथ है ना, तो 12 करना पड़ेगा। 30, 100,000, पूरा सवाल थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड्स में ही रहेंगे ना, तो 3600 लिखना है, ठीक है, फेस पे। अच्छा क्या हो गई एडजस्टमेंट। ये अगली बात अब हमें बताओगे, हम द अमाउंट्स वर डेबिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स, हमें पता है। गलती हो तो बताओ, ये तो सही है यार। ये एसी तो यार चलवा दो भाई, एसी चलवा दो यार प्लीज जी। तो हाँ हमें ये पता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किधर गए? रिटेन्ड अर्निंग्स में ड्राइंग्स आती हैं, मतलब डिविडेंड आता है, लेकिन सवाल में ड्राइंग लिखा हुआ कोई बात नहीं जी। 3600, लेकिन साथ ही यार सॉरी भाई, डिविडेंड पेड आज नहीं लिखा हुआ उसने ड्राइंग्स, कोई बात नहीं, जब डिविडेंड पेड आएगा तब ये लिख देंगे 3600 जी। रुपीज इन 1000 नहीं लिखा मैंने, आप लिख लें, कुछ तो आप भी किया करें। रुपीज इन, सारे काम उस्ताद से करवाते हैं आप लोग, बड़े उस्ताद हैं आप जी। ऑनलाइन वाले कोई परेशान नहीं होते इस बात से, मुझे पता है मेरे ऑनलाइन वालों का। क्यों भाई ऑनलाइन वालों क्या नहीं परेशान होते? सुन लो, दिल से सुनता हूं उनकी बातें मैं, तुम लोगों की कानों से सुनता हूं, हाइब्रिड वालों की भी दिल से सुनता हूं मैं, ऐसे नहीं। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। ओह एडजस्टमेंट हो गई, सुभान अल्लाह। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। अब पढ़ो नहीं, पहले उसूल लिखते हैं, उसूलों वाले सफे पे आओ। आज सुकून से बस ये 2 एडजस्टमेंट अगर आप कर गए ना कोई आधे घंटे में, तो फिर बैलेंसिंग बड़े सुकून से होनी है। आधा घंटा इसलिए कि ये पहली बार है और फिर तकरीबन हर सवाल में आती हैं, तो ऐसी चीज़ पे टाइम लगाऊंगा ताकि फिर आगे किसी सवाल में टाइम लगे ही ना। यहाँ की हुई मेहनत आपको पर्चे तक लेती जाएगी साथ, ठीक है, इसलिए। हाँ जी, उसूल वाला सफ़ा आ गया? लिखें 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 ना। कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करते हैं। क्यों तो मैं बताऊंगा उसी दिन जिस दिन वो मैंने कहा, एक ही एग्जांपल में ये सारा कुछ प्रूव होना है, ठीक है ना। अभी तो उसूल है, पर्चा पास करना है। बैड डेट के सवालों में कैश फ्लो के सवाल, अच्छा जब दूसरे मेथड पे जाएंगे ना, तो फिर मैं ये उसूल सिर्फ इसी मेथड के लिए हैं, फिर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कौन से मेथड वाली बात हो रही है, लेकिन अभी तक तो जिंदगी में हमारी है ही एक मेथड, तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम बैड डेट रिटर्न ऑफ यानी एक्चुअल को, ठीक है ना, 2 तरह के, ये भी भूल गए होंगे आप। नहीं मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है आप लोग भूल गए जी, मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग भूल गए इस बात को। अब मुझे अल्लाह करे मिल जाए। ये कहाँ पे वो लेजर बिल्कुल गायब ही कर दिया था हमने बीच में से, बैड डेट रिटर्न ऑफ का ये सिखाया था। जहाँ ये मैंने कहा था अलग अलग ना लेके जाओ, इकट्ठे ले जाओ, लेकिन 2 तरह के बैड डेट्स होते हैं, एक जो एक्चुअल में भाग गए और एक जो हमें लगता है भाग जाएंगे। तो एक्चुअल बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ राइट ऑफ करते हैं, उनको कहते हैं एक्चुअल, ठीक है। बैड डेट जो राइट ऑफ करते हैं उनको कहते हैं एक्चुअल एक्सपेंस हो गया है, और जो प्रोविजन होती है वो कहते हैं अंदाजा है। ये 2 तरह के बैड डेट्स होते थे ना, ठीक है। एक जो हो गए और एक जो हो जाएंगे, इन दोनों के बारे में उसूल आ रहा है, ठीक है ना। तो उसूल क्या आ रहा है? उसूल है कैश फ्लो के सवालों में हम बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करते हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, और ये पता नहीं क्या लिखा गया, ऐसे इकट्ठा हो गया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम ग्रॉस डेटर्स में से माइनस करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल आइटम्स वाली एडजस्टमेंट्स में लेकर जाते हैं। अब आप कहोगे ग्रॉस डेटर क्या होता है और नेट क्या होता है, तो मैं कहूँगा 1 मिनट लगेगा बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा बता देता हूँ। ये थे
ग्रॉस डेटर्स जो डेटर के लेजर में पड़े थे, जिनमें से सिर्फ एक्चुअल बैड डेट्स राइट ऑफ किए थे, जब इन प्रोविजन को नेट कर देते हैं तो जो डेटर्स आते हैं वो नेट होते हैं। तो ऊपर वाले डेटर्स ग्रॉस और प्रोविजन नेट कर दें तो हो जाते हैं नेट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा हो और उसमें से अक्यूमुलेशन को माइनस करें तो बाद वाली चीज नेट में बुक वैल्यू आती है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। ग्रॉस डेटर्स माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू नेट डेटर्स। मैं कह रहा हूं अगर सवाल में कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे दे और आपके पास ग्रॉस डेटर्स पड़े हों तो उनको नेट ऑफ प्रोविजन करके इन नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट में ले जाना, ऐसे फर्क करके। अब जाहिर सी बात है ये मैंने कहा है कि ये तीन चीजें पेंडिंग हो गई हैं। एक वो सेल वगैरह कैसे कैश में कन्वर्ट होती हैं, दूसरा बैड डेट को इग्नोर क्यों करते हैं, तीसरा प्रोविजन को नेट ऑफ डेटर्स क्यों करते हैं, यानी कि नेट डेटर्स को क्यों लेके आते हैं। ये तीनों चीजें एक एग्जांपल के अंदर पड़ी हैं जो 5-6 दिन बाद आनी है। ठीक है, फिलहाल तो बस सुकून से चलो। बेसिकली आप ग्रॉस को अलग और प्रोविजन को अलग भी ले सकते हो, ये सिखाऊंगा भी सही, लेकिन फिर रेकमेंड करूंगा कि नेट से ही चलो, टाइम बचता है, एफर्ट बचती है। ओके, लेकिन ये सारी बातें तो बाद की हैं। फिलहाल तो हमारे पास क्या है, उसूल क्या है, कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम ग्रॉस डेटर्स में से माइनस करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल वाली एडजस्टमेंट में लेकर जाते हैं। अच्छा सुनो, अगर सवाल में ग्रॉस डेटर्स हो और प्रोविजन हो तब नेट करेंगे ना। अगर सवाल में सिर्फ डेटर्स लिखे हों या सवाल में डेटर्स लिखे हों बैलेंस शीट में और बताए प्रोविजन है तो भी अज्यूम यही करेंगे कि नेट हो चुके हैं। ये भी अभी समझा देता हूं, ठीक है ना। तो अगर ग्रॉस डेटर्स होंगे तो ये काम करना पड़ेगा, प्रोविजन को माइनस करने वाला। ठीक है, उसूल लिखा गया जी तीसरा आज हमारा। ये हमारे 3 उसूल हो चुके हैं अभी तक उसूलों वाले सफ़े पे। मैंने कहा मैं भी इस दफ़ा ये सफ़ा बना लूँ, हर दफ़ा सोचता हूँ बाद में वो हो बना लेते, इस दफ़ा मैं साथ साथ बना रहा हूँ। जी सही है, उसूल बन गया। अब आओ ज़रा, आओ किधर, इधर ही है। सबने लिख लिया है। कैश फ्लो के सवाल में बैड डेट रिटर्न ऑफ को सिरे से इग्नोर करना है। सॉरी भाई, ये लो, बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ग्रॉस डेटर में से माइनस करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में लेकर जाना है। कोई टेक्निकल बात नहीं है ज़्यादा। चलें आगे, चलो अब आओ इस एडजस्टमेंट को पढ़ो 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 पढ़ो। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख, इग्नोर, रिटर्न ऑफ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट एज एट 31 दिसंबर 15 वाज 400 क्लोजिंग प्रोविजन दे रहे हैं और 2014 की थी 550 ओपनिंग प्रोविजन भी दे रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इस प्रोविजन को डेटर्स ग्रॉस डेटर में से नेट कर लेना है, तो इसको भी, ये भी साइड पे हो जाएगी और नेट डेटर्स को ले जाएंगे वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट में। अब हम आए फेस पर। ट्रेड डेटर्स भी इसी में पड़े होंगे ना, अदर रिसीवेबल्स में। असल में ना यहाँ पे ये प्रोफेशनल तरीके से ये ऐसे ही बना करती है बैलेंस शीट्स। जब आप IAS 1 के तहत FR 2 में बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो वहाँ पे यही आपको कहा जाएगा कि ज़्यादा आइटम्स यहाँ ना बढ़ाओ, ज़्यादा रश ना लगाओ। आपने यहाँ पे लिख दिया ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, मतलब यहाँ पर एक फिगर है, फिर नोट बनाते हैं, नोट में लिखते हैं जिसमें ट्रेड क्रेडिटर्स इतने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल इतनी है, रेंट पेएबल इतना है, इंश्योरेंस पेएबल इतना है, इस तरह डिफरेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। सैलरी पेएबल इतनी है, तो फेस के ऊपर नहीं ये लाइन लगा देनी, पूरे सफ़े पे तो पेएबल्स ही आ रहे हों। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है लिखने का, ट्रेड अदर पेएबल्स, इसी तरह से ट्रेड अदर रिसीवेबल्स। तो जब नोट में जाते हैं तो फिर वहाँ पे डेटर्स होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे प्रोफेशनली IAS 1 के तहत बैलेंस शीट बनाते हुए आप फेस पे कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन नहीं ना कर सकते, वैसे ही आप फेस पे डेटर्स लेस प्रोविजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी कर दो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सवालों में आपको दोनों तरह से आ सकता है। मेरे कहने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि अगर बैलेंस शीट पे आप नज़र दौड़ाओ, आपको PPE नज़र आए, थोड़ी देर पहले बात की है, बैलेंस शीट पे नज़र दौड़ाओ, PPE नज़र आए और अक्यूमुलेटेड डेप्शन नज़र ना आए, विदर माइनस या दूसरी तरफ, तो आप क्या कहते हो, ये तो नेट ऑफ अक्यूमुलेशन ही होगा, बुक वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे ही
अगर आपको फेस ऑफ बैलेंस शीट पे डेटर्स नजर आए लेकिन पूरे फेस पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना इस तरफ माइनस होती नजर आए ना दूसरी तरफ पड़ी हुई नजर आए, तो आपको डेटर्स नजर आ रहे हैं। सवाल कह रहा है प्रोविजन ओपनिंग क्लोजिंग में थी लेकिन बैलेंस शीट के फेस पर नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब फिर ये नेट ऑफ प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए ये पूरी एडजस्टमेंट ही खैर से हमारी सांप के वाले हो गई और इग्नोर हो गई, क्योंकि जो इग्नोर करना था वो तो करना ही था, जो हम करते हैं वो भी ऑलरेडी सवाल में हुआ पड़ा है। तो जब सवाल में ग्रॉस डेटर्स दे दे, अलग प्रोविजन दे, फिर हमें टेंशन होगी, फिर हम नेट करके नेट डेटर्स को ले जाएंगे। ओके, तो उसूल पढ़ा, पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट 3 उड़ गई। बोलो एडजस्टमेंट्स। लेकिन आई कैप इसमें वैसे करता है, बाद में बताऊंगा, प्रोविजन अलग डेटर अलग, कोई मसला नहीं है, सिखा दूंगा, लेकिन दोनों तरीके से सही है। तो रेकमेंडेड यही है जो आज सिखा दिया है। फिर जिस दिन वो प्रूफ करूंगा ना, उस दिन दोनों ऑप्शंस के तहत करके दिखाऊंगा। एक में डेटर्स को नेट करके वर्किंग कैपिटल में ले जाएंगे, दूसरे में डेटर्स को ग्रॉस रखेंगे, प्रोविजन अलग रखेंगे, आंसर सेम आना है। तो फिर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में से मैं रेकमेंड करूंगा कि नेट वाला ही किया करो आप लोग। तो फिर नेट वाला तो पहले ही सीखा होगा, उसूल ही बनाया हुआ है हमने, ठीक है और सही है। तो डेटर्स नजर आ रहे हैं, पहले पीपीई नजर आ रहा है, एक्यूमुलेशन नजर नहीं आ रही है, तो मतलब, और सवाल क्या है एक्यूमुलेशन है, तो मतलब फिर पीपी बुक वैल्यू पे है। ऐसे ही डेटर्स नजर आ रहे हैं बैलेंस शीट के पेज, वो कह रहा है सवाल प्रोविजन है लेकिन प्रोविजन नजर नहीं आ रही फेस के ऊपर, तो फिर ये ऑलरेडी नेट हो चुके हैं। ओके, तो अगली एडजस्टमेंट, ये तो हो गई एडजस्टमेंट हो गई है, क्योंकि इसको सारी को क्या करना है, इग्नोर। पॉइंट 4 पढ़ो 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 और सोच के, मतलब सोचो, 30 सेकंड में पढ़ो, 30 सेकंड में सोचो क्या हम इस साथ कुछ कर सकते हैं। पढ़ लिया? जी बच्चों, कह रहा है द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून ईच ईयर। हर साल इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 30 जून को पे होना है। द बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन यकम नवंबर 15, और ये हमारे साल में ही आया है, तभी तो ओपनिंग नहीं पड़ा था, याद नहीं, ओपनिंग 0 क्लोजिंग 6000, यकम नवंबर को ये आया था। नवंबर और दिसंबर हमने इस्तेमाल किया है, इन 2 महीनों का इंटरेस्ट पे कर देंगे 31 दिसंबर को। वो कह रहा है कि हर साल जून में पे होना है, तो पहली दफ़ा इंटरेस्ट 30 जून पे होना है, तो ये अक्टूबर नवंबर और अगले 6 महीने, टोटल 8 महीनों का 30 जून पे होगा। फिर उसके बाद सालाना चलना है, फिर हर साल 30 जून आएगा तो ये सालाना इंटरेस्ट पे करते हैं। और लोन कब रीपे होना उसने हमें नहीं बताया ना, हमें उससे कोई सरोकार है, ठीक है। अब इंटरेस्ट 2 महीनों का पे नहीं होना, ठीक है, लेकिन हम तो एक्रूअल बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कैश फ्लो तो हम अब बना रहे हैं। ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो बनी हुई है, इसके अंदर तो एक्रूअल्स पर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो फिर बताओ भला इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स बनता कितना है, ऐसे ही ज़रा बाद में देखते हैं। आप 6000 का लोन है, सवाल में लिखा हुआ था, ये 0 से 6000 पे जो गया, ठीक है ना, और 10% इस पर इंटरेस्ट रेट है, तो 6000 का 10%, लेकिन 10% लिखा हो ना सिर्फ, तो कहा था पर एनम इसका मतलब होता है, ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, इंटू 2/12 करो, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। वैसे ये इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बनता है ना, यही फिगर देख के आए थे, यानी उन्होंने सही निकाली हुई थी, ठीक है। और यहां नजर आ रही है तो मतलब उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है। मैं अगली लाइन नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि पर्चों में कभी कभी अगली लाइन नहीं भी दी होती, ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं वर्स्ट की, ठीक है। आपने देखा कितना इंटरेस्ट बनता है, 200, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नजर भी आ रहा है 200, तो मतलब उन्होंने एंट्री कर दी है। ओके 100, सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनता है, शुरू से रिवाइंड करके दो जोर लगा के बोलना, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनता है 100, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे भी कितना नजर आ रहा है 100, इसका मतलब उन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया है।
अगली बात, अगर कैश 30 जून को पे होना है अगले साल जाके, इस साल का 30 जून गुजर गया ना, तो 31 दिसंबर पे ये पेएबल होगा। अब अगर फेस पर पेएबल नजर नहीं आ रहा तो पक्की बात है फिर वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा होगा। फिर ऑब्वियस सोचो ट्रेड अंडर पेएबल्स नहीं पड़ा होगा। लेकिन ये बात उसने बताई हुई है, बताया आगे नहीं बताया करेगा, कभी भी सवालों में नहीं बताता, तो ऐसी बात खुद सोचनी पड़ती है। 2 महीने का इंटरेस्ट बनता था, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नजर आ गया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेबिट हुआ है। अब पे नहीं हुआ तो पेएबल भी क्रेडिट होना चाहिए। अगर हुआ है तो कहां हुआ है, फेस पे नजर नहीं आ रहा तो इधर छुपा पड़ा होगा, क्योंकि यहां पर एक चीज क्लब होने वाली दिखा दी उसने। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट ये इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स ही है ना। बोलो इसमें तो नहीं क्लब हो सकता। वो कह रहा है अदर पेबल्स में इकट्ठे हुए पड़े तो उसमें ही पड़ा होगा। ठीक है, ये बात ऐसे सोचा करेंगे किसी सवाल में जब ये अगली लाइन नहीं लिखी होगी। आज तो उसने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, कहता है इंटरेस्ट फॉर 2 months, यानी 100 रुपये अभी हमने निकाला, हैज बीन एक्रूड, एंट्री कर दी एक्रूअल की, एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स। तो सही है ना, जो होना था हो गया, हमें तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला है? हमें मसला है। कैश फ्लो के सवाल में हमें यह मसला है कि हमने ट्रेड एंड अदर पेबल्स को लेकर जाना है वर्किंग कैपिटल में, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज बनी है पड़ी है जिसका लेजर बना करता है। तो अगर खुदा ना खास्ता इस पूरी फिगर को ले, ये एडजस्टमेंट असल में इसको हिट कर रही थी ना, अगर इस पूरी फिगर को ले जाएं तो इसमें तो एक ऐसी चीज भी चली जाएगी जो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में जानी नहीं है। हमने पक्का असूल बनाया कि उसका लेजर बनाना है, इसलिए उस चीज को यहां से निकालेंगे। ये बीमारी है इसको, ठीक है ना, ये बीमारी का इलाज करके इसको सेहतयाब करके भेज देंगे। तो करें शुरू। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट 2 महीनों का क्या है, पेएबल। इधर देखो इंटरेस्ट का लेजर बना हुआ है। ये एक्सपेंस की फिगर आप यहां भी निकाल सकते थे, लेकिन सवाल से ही उठाकर मैंने लिख दी थी, यही आप निकालते ना। अब मुझे बताओ ओपनिंग में कितना पेएबल है, क्योंकि लोन ही नहीं था, लोन था ही नहीं, ठीक है। तो ओपनिंग में कितना पेएबल है, कुछ नहीं पेएबल, ठीक है, ये रखना इधर, हाथ ही थक गए थे मार्केट उठा के। ओपनिंग में कोई पेएबल नहीं है। अगली बात, कैश कितना पे हुआ है, कैश कोई पे नहीं हुआ। ये तो अगले साल 30 जून पर इकट्ठा पे होना है, इन 2 महीनों का भी, अगले 6 महीने मिलाकर 8 महीनों का। तो क्लोजिंग में फिर 100 पेएबल था। यही तो वो कह रहे हैं कि ये जो 100 का पेएबल है, ये 100 का पेएबल इसके नीचे बनानी चाहिए थी। चलो, ये 100 का पेएबल जो है ये इस ट्रेड अंडर पेएबल के अंदर पड़ा है, और ये 0 का पेएबल इसमें पड़ा है। मतलब ओपनिंग भी तो हो सकता है ना, किसी सवाल में आ जाए, इस सवाल में तो कोई नहीं था। तो ये है वो बीमारी। इसमें क्या पड़ा हुआ है, ट्रेड एंड अदर पेएबल के इस बैलेंस में इंटरेस्ट पेएबल पड़ा हुआ है। ये इंटरेस्ट पेएबल हमने यहां से निकाल देना है, ठीक है। ये निकाल कर लेजर बनाना है। काम जरा उलट किया है, लेकिन तरतीब असल तो यही कर रहे थे, इसको यहां से निकालो लेजर में लाओ, क्योंकि इसका तो लेजर बनाना है। जो बाकी बच जाए अब वो बीमार नहीं हो, ठीक है, सेहत याब हो गया, ठीक है। आंसर बताओ, ये मैं बताता हूं, दूसरा आप बता दें जी। 3237। अब देखो भाई, अब ये वही पुराने वाला हमारा दोस्त है जो मुफ्त के नंबर दिया करता था, 3237। अब ये वही काम करना है, ये ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ देखना है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो पहले लिखने तो दो, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, लेकिन ये निकाला है हमने वर्किंग नंबर 6 में, और ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हुआ। पेएबल लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश को क्रेडिट कर दें जी। 1716 नेगेटिव। आप कहोगे इन्वेंट्रीज के बाद पेएबल आ गए फिर रिसीवेबल आ गए, कोई मसला नहीं है भाई, सवाल में तो जरूरी तो नहीं है सारे एसेट्स अलग लिखने लायक, जैसे आता जा रहा है लिखते जाओ, ठीक है। कैसी लगी ये ये एडजस्टमेंट रेकरिंग नेचर की है। समझ किसको नहीं आई निकल जाए क्लास से, जो हाथ खड़ा करेगा मैं क्लास से निकाल दूंगा। किसको समझ नहीं आई, देखो सबको समझ आ गई है। अच्छा मजाक नहीं, समझ आ गई। ये रेकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट है। ये तकरीबन आगे सवालों में अगर वो एडजस्टमेंट डालता है तो ये सबसे ज़्यादा, ये ज़रा कम, लेकिन दोनों तरीके सीख लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा रेकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट है, ओके। लेकिन ये है कि कभी ये होगा कि एक देगा, कभी ये एक देगा, दोनों इकट्ठी नॉर्मली नहीं आ रही होती, आगे सवालों में देखेंगे हम। जी बेटा
बेटा अगर लिखा हुआ है तो वही लिख दें, क्योंकि कैश फ्लो के सवाल में आपको कहा था जब तक सवाल खुद ना कहे हमने ये नहीं अज्यूम करना कि गलती हुई पड़ी है। लेकिन कोई मसला नहीं है, उठा के लिख दें और एक कैलकुलेटर मार के चेक भी कर लें। अगर ऐसा डाटा गिवन हो तो तसल्ली भी हो जाएगी, हाँ भी ठीक है। ओके जी, चलें आगे। एडजस्टमेंट 4 हैज बीन नो मोर, ओ मोर, नो मोर, यमी, ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ फर्क ये है कि ये एक्सपेंस नहीं इनकम है। ठीक है, बाकी सारी कहानी कुछ वैसी ही है। ज़रा ट्राई तो करो, 1 मिनट देता हूँ, कुछ सोच तो सकते ही हो, पढ़ के दिमाग में तो कर ही सकते हो। बस समझो ये आखिरी एडजस्टमेंट है, ये तो 2 मिनट के एडजस्टमेंट ऐसे। नहीं समझ आई ना? सुने जी, वो कहता है जी अदर इनकम इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 398। अच्छा, यानी इस 1557 में 1357 में क्या पड़ा है? 398, 390, ये एक इन्वेस्टमेंट इनकम पड़ी है। ठीक है जी, चलो ये तो पता लग गया कि इसमें से एक इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो पता नहीं दूसरी अब क्या चीज़ है, वो भी सवाल में अल्लाह करेगा पता लग ही जाएगा। इसको तो उठा लो, इसको टिक कर रहा हूँ मैं, बाकी जो रह गया उसको भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ले जाएंगे। ठीक है, 398 ये इन्वेस्टमेंट इनकम है। पहले तो फिर इनकम का लेजर बना लें। आप कहोगे लेजर क्यों बना रहे हैं? मैंने सिर्फ लिखा नहीं था, चीज़ें ज़रा कम याद करते होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट एक्सपेंस या दूसरी तरफ इंटरेस्ट इनकम, उसको इन्वेस्टमेंट इनकम भी कह लेते हैं ना। पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम यूं कह देते होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों ही सेम है। ओके, तो बिल्कुल इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसे इंटरेस्ट इनकम, लेकिन नाम इसने इन्वेस्टमेंट इनकम रखा हुआ है तो हम भी इन्वेस्टमेंट इनकम रख देते हैं, कोई मसला नहीं है जी। इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इनकम का लेजर है, इनकम किस तरफ आएगी? क्यों दोबारा डायरेक्ट सोचा आप लोगों ने? कब समझेंगे, कब समझेंगे? खुदा के लिए छोड़ दें डायरेक्ट सोचना, एक 2 सेकंड की बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पता है मुझे, पहले बोलना था, पहले बोलना था। इनकम के लेजर में कैश को सोचो, कैश डेबिट इनकम, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो कैश ने तो इस तरफ आना है, तो फिर इनकम ने किस तरफ आना है? इन्वेस्टमेंट इनकम नाम की चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। आज प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने उठा ली, वैसे तो सवाल में गिवन थी, प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे ये नहीं बताया हुआ था, ये फेस पे अलग से नहीं बताया था, एडजस्टमेंट ने बता दिया, लिख दिया। ओके, अब ये कहीं से चेक नहीं हो सकती कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितना रिटर्न आया, उसने बता दिया, बस सही है। ठीक है, इससे तो कोई मसला नहीं है। ज्यादा मसला हमें किस बात से है? वो अगली लाइन से। इनकम है ना, इनकम प्रीपेड तो नहीं हो सकती, इनकम रिसीवेबल होकर एसेट होती है। तो यहां पर वही कह रहा है एट 31 दिसंबर 15 हमारे साल के एंड पे ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड, रिसीवेबल में पड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल। निकल यहां से, बेचारे को बीमार कर दिया है। अच्छा भला हम ट्रेड एंड अदर पेबल्स को लेकर, ट्रेड एंड अदर रिसीवर्स को लेकर जा रहे थे वर्किंग कैपिटल में, तुमने बीच में आके लुच फ्राई कर दिया। निकालेंगे नहीं निकालेंगे? ठीक है, क्लोजिंग रिसीवेबल इनकम जो है 96 है और ओपनिंग पिछले साल का 80 है। स्पीडें चेक करो आज सवाल करने की जी। ब्रॉड डाउन एसेट है 80। क्यों यहां पहले इनकम है, रिसीवेबल है, इनकम तो बेटा ये पड़ी है। और अगर इनकम रिसीवेबल, अच्छा तो डेटर को ना लिखा करें, सेल में रिसीवेबल जो होता था डेटर, वो एसेट नहीं होता। भूल गए एक्रूअल, ओपन करूं फिर एक्रूअल का टॉपिक, दागा खौफ करें। एक्सपेंस पेएबल लायबिलिटी, प्रीपेड एसेट, इनकम रिसीवेबल एसेट, और अगर एडवांस तो लायबिलिटी एक्रूअल जी। ये देखो बेचारा 80 वैसे ही रह गया,
जी, गुस्से से। ब्रॉट डाउन रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। ओके, ये बेसिकली एक सिंगल अकाउंट अप्रोच है। इनकम भी कराई थी एक्रूवल प्रीपेमेंट में, मैंने तो नहीं छोड़ा था, आप लोगों ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया। 96। अब अगेन देखो जी, यहां से निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। अच्छा वैसे मैं तो कहता हूं इनको कर ही देते हैं, चलो एंड पे ही करते हैं बैलेंस, ठीक है जी। बोलो, इस में से लेस करो, ये बीमारी थी इसको, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल, ये बीमारी थी, कहीं से आपने कैलकुलेट नहीं की जनाब, ये सवाल में गिवन थी। ओके, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। बोलो 80 और 94, ये बीमारी थी, इससे निकल। अच्छा, बीमारी जी बेटा, इंटरेस्ट इनकम तो नहीं बनी है। इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती, मैंने कहा अगर बेटा कहीं से लोन लेंगे ना तो उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। और कहीं आप पैसे रखवा दें बैंक में तो यही इन्वेस्टमेंट आपकी बन गई। नहीं बेटा, आप फिलहाल बोरिंग कॉस्ट तो नहीं ना कर रहे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, एक इन्वेस्टमेंट इनकम है। बेसिकली ये इंटरेस्ट इनकम है भी नहीं, लेकिन होती ऐसी ही है। हमने किसी के शेयर्स खरीद लिया, वहाँ से डिविडेंड आ गया लेट से, वो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। तो इन्वेस्टमेंट की हुई है कोई भी, उस पर रिटर्न आया, वो हमारी इनकम है, सिंपल। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस वहाँ इनकम बन गया, नहीं नहीं, ये अलग है, ये 6000 वाले लोन पे है, वो कोई और इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा शायद को पैसे वेले पड़े हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी हो। अब यहाँ पे कोई क्वालिफाइंग एसेट तो है नहीं कि आप उसको ये वाला इंटरेस्ट चार्ज करो और वो इनकम माइनस करो, ऐसी तो कोई बात है नहीं सवाल में। तो सिंपल, पैसे जरूरत पड़े लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, पैसे वेले पड़े थे कहीं इन्वेस्ट कर दिए होंगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई। ओके जी, समझ आई है। 3785 और 21, हाँ अब आया ना, ऊंट नहीं, सही बैलेंस जी, ओपनिंग से क्लोजिंग। पहले लिखने तो दो मैनू, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स वर्किंग, कौन सी में सही किया है, ये अस्पताल का नाम था वर्किंग 10। अब कम हुए, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश पे डेबिट। ये अब एक आध दिन में लिखना छोड़ रहे हैं, पता है ना, पर्चे में ये नहीं लिखना डेबिट क्रेडिट, बस पर्चे में तो ऐसे डायरेक्ट वो दिमाग में ये किया करना है जी। दोनों क्रेडिट कैसे हो सकते हैं जी, बोले 08 पॉजिटिव, पॉजिटिव। लो एडजस्टमेंट तो गई हो। नहीं कराता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, आपने किसी के शेयर्स खरीदे हैं कि हफ्ते बाद बेच देने, उसके लिए शेयर्स होना जरूरी है? नहीं, आप बैंक के पास 3 महीने के लिए पैसे रखाएं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट है। ये हो सकता है लॉन्ग टर्म की, हो सकता है शॉर्ट टर्म की हो। किसने कहा? इनकम, ये रिसीवेबल शॉर्ट टर्म में रिसीव होना है, लेकिन ये कौन सी इन्वेस्टमेंट से आया ये नहीं पता। वैसे आपस की बात है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कर रखी हैं ये उन्हीं पर ही इनकम आई होगी। इन्वेस्टमेंट्स का बताया नहीं ना क्या है, किसी के शेयर्स खरीदे हो तो शायद डिविडेंड आया हो, किसी बैंक में पैसे रखवाए तो शायद ये इंटरेस्ट आया हो, उसने कहा ये इन्वेस्टमेंट्स की इनकम है, बस ठीक है हमें क्या। उसका जो रिसीवेबल है वो एक करंट एसेट है, और वो करंट एसेट्स में ही पड़ा है भाई। तो ये ऐसे ही है, आपने लोन लिया, वो ये पड़ा है, किथे गया ये, आपने इसका इंटरेस्ट पे नहीं किया, वो पेबल्स में अलग पड़ा है, ये अलग अलग चीजें हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस पर कोई इनकम आई है, कमाई है, अभी आई नहीं है तो रिसीवेबल में पड़ी, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है भाई, ठीक है। डोंट मिक्स इट, पता नहीं क्यों मिक्स कर रहे हो, कुछ भी करोगे जो दिल में आएगा करोगे, ऐसे करोगे, जिंदगी है, मौत है, जाना है, कुछ भी करोगे, ऐसे कैसे। ड्यूरिंग द ईयर सबसे आसान एडजस्टमेंट सवाल की, बड़ा टाइम बच गया, क्या करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सपेंस, उनको उल्टाना सिखाना है, करेंगे इंशाल्लाह, टाइम मसा ही पूरा होना है, पता ही आपको जी। सबसे आसान एडजस्टमेंट, ये डाटा है, उठाओ और लिखो।
ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट्स इन पीपीई इंक्लूड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 5280। डेप्रिसिएशन तुम कहां थी? नॉन कैश आइटम है तो क्या करेंगे? दोनों काम करो, पहले इधर भी लिखो। आज डेप्रिसिएशन यहां कहां? एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में बने तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इसी एसेट अकाउंट में आता है। बोलो भाई कितना है? 5280। सुभान अल्लाह, ये लिख लिया। अब अगली बात, ये एक नॉन कैश आइटम है, पैट तक सॉरी पीबीडी तक आते आते माइनस हो चुका है, ऐड बैक करो। ऐड कल वाला काम, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कहीं आपने नहीं निकाला, सवाल में गिवन था सामने ही। जिसको पूरा सवाल समझना आता हो ये एडजस्टमेंट करके तो नंबर ले ही लेगा वो। वैसे सवाल में काफी नंबर होते हैं मुफ्त के। आगे बढ़े जी। मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 2481 वाज सोल्ड फॉर 3480। डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। एक ही जगह बच गई थी, बस एक लेजर की जगह ही बची थी। ये भाई एंड वालों नजर आ रहा है, एंड वालों ये लेजर नजर आ रहा है, छोटा सा लेजर है, इससे नीचे नहीं जाएगा, ये इधर तक बन जाएगा, बल्कि इधर तक नजर आएगा, कंफर्टेबली नजर आ रहा है। कोने वाले, इधर वाले भाई, सबको नजर आ रहा है, ठीक है। 10 रुपए जी, सबको नजर आ रहा है, सबको। डिस्पोजल, अच्छा जी। अब जो जो डाटा गिवन है बस वो लिखें, ठीक है। कभी गेन कैश होता था, आज बुक वैल्यू कैश है, ठीक है। किथे गया ये बुक वैल्यू 2481। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? यही बुक वैल्यू ही तो चाहिए थी आज हमें, क्योंकि एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू में बन रहा है, सुकून है, ठीक है। तो 2481 डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा पीपीई से निकलकर, और कैश 3440 डिस्पोजल में ही लिख देंगे। तो बताओ जी, एसेट जो बिका है उसकी बुक वैल्यू क्या है? अब आज डिस्पोजल अकाउंट में यहां से निकल करके भी क्या जा रही है? क्योंकि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? एंड वालों को नजर नहीं आ रहा है, दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं। डिस्पोजल जी 2481 बुक वैल्यू क्रेडिट हुई एसेट अकाउंट में से, उधर क्रेडिट हुई और डेबिट 2481 पीपीई से आज बुक वैल्यू आई है, इसीलिए आपको आज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इधर नजर नहीं आएगी। डिस्पोजल अकाउंट आसान हो जाता है काम, बुक वैल्यू पे अकाउंट बने तो आसान हो जाता है। कभी फिगर मिसिंग हो जाए तो टेंशन होती है, वरना आसान होता है लेजर बनाना। ये डेप्रिसिएशन भी इसी में, एसेट की बुक वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और ये जो एसेट है ये कितने का बिका है? सोल्ड फॉर 3440, सोल्ड फॉर कैश आ गया 3440। अब यहां पर गेन आया जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करता है, कितना? 959। यार जरा वैसे ही ऐसे दिल कर रहा था, जरूरत तो कोई नहीं थी आने की, ऐसे ही मेरा दिल कर पड़ा। जरा देखो 1357 में से अगर 998 निकालें तो बाकी क्या बचता है? 1357 में से 398 निकालें 95। ओए होए, ये तो डिस्पोजल पे, ये तो गेन ऑन, यानी कि हमने उसने सही अकाउंटिंग की हुई है, कोई गलती नहीं की हुई, बस मैंने चेक किया, वैसे जरूरत कोई नहीं थी, ठीक है। अच्छा लो भाई, अब ये फिगर भी डिस्पोजल अकाउंट में जानी थी तो चली गई, तो कुछ नहीं छोड़ा, अब सब चला गया, ठीक है ना। अच्छा चलो जी, देखो भाई ये ना हो गया पूरा। अब चूंकि ये बैलेंसिंग फिगर आपने निकाल दिया, आज मजबूरी है मेरी, मैं तो बैलेंसिंग एंड पे ही करता हूं, तो अगर आपने निकाल ही दिया तो आप फिर इसको पूरा ही कर दें, ये ना फिर बाद में रह जाए, ठीक है। मुझे बताओ गेन को हमने क्या करना है? यहां पे रिवर्स करना है, प्रॉफिट तक आते आते ये गेन ऐड हुआ पड़ा है, नजर आ रहा था ना, तो इसको लेस कर दो, लेस गेन ऑन डिस्पोजल। कितना है जी? वर्किंग 13 में आपने निकाला है 959, और यहां पे लिखोगे कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई। तो इसकी कोई वर्किंग का रेफरेंस नहीं देना, क्योंकि ये सवाल में गिवन था, हमने निकाला होता बैलेंसिंग, तो हम यहां पे वर्किंग का रेफरेंस क्यों दिया? ये हमने निकाली है फिगर, तो ठीक है ना। तो अगर वो गेन दे देता और हम कैश बैलेंसिंग निकालते तो फिर उधर ना वर्किंग लिखते, यहां वर्किंग लिख लेते, ठीक है जी। नेगेटिव ना, ये अच्छी बात है, एसेट भी बेचें और कैश भी दें,
कैश नहीं आना है डिस्पोजल पे जी। कितनी आसान एडजस्टमेंट थी, है कि नहीं जी, बोलो। फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड फ्रॉम अ बुक वैल्यू ऑफ, कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू होती है ना, 5 to 8, 5 से 8 पर गई तो सरप्लस होगा लॉस होगा? कितना बन रहा है? ये बन रहा है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आया। इसकी एंट्री बताओ क्या हुआ करती थी? रीवैल्यूएशन डेबिट, एसेट बढ़ा है, एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई से हो के आता तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में ही था ना, कॉलम में ही था ना, ठीक है। तो पीपीई डेबिट कितने से? 2037 से पीपीई डेबिट और 20 ये यहां पे पीपीई लिख देंगे हम। ये सब कुछ हुआ पड़ा होता है, हम रीडू कर रहे होते हैं बस, ठीक है ना। ये कैसे निकला है दोनों का डिफरेंस बताओ जी। फिगर्स क्या थी? 8000 माइनस, ये ऐसे करके हमने निकाल लिया, ठीक है जी। आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ो। डिस्पोजल है, बनाओ लेजर डिस्पोजल का। एक और डिस्पोजल आ गया जी, डिस्पोजल का लेजर बनाओ, बनाओ बनाओ। ये लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे वर्किंग 14 मैंने लिख तो दिया है। इधर देखो, वो कहता है एन ऑफिस बिल्डिंग विच वर प्रीवियसली बीइंग रिवैल्यूड वाज सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ 2599, यानी बुक वैल्यू जो थी उतने की ही बिकी। तो गेन लॉस तो है नहीं, सिर्फ कैश की फिगर हमें चाहिए जो हमने लिखनी है और वही सवाल में गिवन है। तो ये लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, पर्चे में बड़े हो जाओ तो वहां बनाना, लेकिन चलो मैं आज बना देता हूं जी। पीपीई से जो बुक वैल्यू आएगी क्रेडिट होकर वो कितनी है? यही है, इधर देखो भाई। फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग जो प्रीवियसली रिवैल्यू हुई थी, सोल्ड हुई है एट इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ 2599। इसको कैश कहो या कैरिंग अमाउंट कहो, है जो एक ही बात, ठीक है ना। तो ये पीपीई के अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डिस्पोजल, लेकिन मैं कह रहा हूं डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी शायद, लेकिन चलो अब वहां पे बना रहा हूं, पर आप ना बनाना जी। कितना? 2599। ये एसेट अकाउंट से बुक वैल्यू हो गई क्रेडिट, और मैंने बोर्ड में इसको बनाया भी नहीं कि आपकी पिक्चर में ना आए, ये फजूल अकाउंट, ठीक है। और यहां पे मैंने डिस्पोजल को कर दिया डेबिट 2599, ठीक है जी। अब ये एसेट कितने कैश का बिका? इतने का ही, तो नो गेन नो लॉस। ये बनाने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि सिर्फ मुझे ये कैश चाहिए था जिसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो के तौर पे दिखा दूं, वो तो वैसे ही सवाल में गिवन था। तो ये लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी हमें, ओके जी। तो बस ये कैश ले आओ, भूल ना जाना, पिछली क्लास में भूल गया था। तो कैश रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई सवाल में गिवन था 25 पॉजिटिव, डन, ठीक है जी। नाउ सवाल इज ओवर, अब सिर्फ बैलेंसिंग रह गया, ओके, ठीक है। नाउ गिव मी अनदर ब्लू, नॉट ऑल ब्लूज। क्या होने लगा? क्योंकि सवाल क्या हो गया, खत्म। आज 15 मिनट है भाई, यहां से जरा नोट कर लें, टाइम कट करके यूट्यूब पे भी चला देना। अच्छा जी, बैलेंसिंग शुरू हो रही है जी। बैलेंसिंग वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलें देख लें, तो नोट तो कर लें। चलें जी, बैलेंसिंग शुरू करते हैं। यार एक चीज भूल रहे हैं, इधर पैट नहीं लिखा हमने। अच्छा, वो तो इधर आ रहा है आज, ठीक है। चेक करो फिर, बैलेंस होता है नहीं होता? नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। बैलेंसिंग फिगर आती है किस तरफ? 3516। ये क्या होगा? ये फ्रेश कैपिटल होगा और तो कुछ नहीं आ सकता इधर।
ठीक है भाई। सुबह वालों के लिए ये यहाँ से मैं स्लो क्योंकि फॉर्मेट बना हुआ था, टाइम बच रहा है, तो स्लो बैलेंसिंग करवा रहा हूँ सिर्फ अपने सुबह वाले बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं जी। तो ये कैश इनफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है। ओके, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा आपने कैपिटल इन्वेस्टेड या न्यू शेयर्स या जो भी लिख लो, कैपिटल इन्वेस्टेड। वर्किंग 2 से आया 3516, नेगेटिव ना आया है कैश। देखो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस हो रहा है किस तरफ, ये पता नहीं क्या 1 2 हैं, पता नहीं, छोड़ो, लॉन्ग टर्म लोन है, देखते हैं, छोड़ो अभी पता नहीं है। चलो बहरहाल बैलेंस तो कर दिया हमने, आगे बढ़ो। बहुत फजूल ब्लू है यार, ये को और देना चाहिए। हाँ जी, इधर है, इधर 1 2 7 2 इधर। अच्छा, तो ये वो एंट्री है जो होती थी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, दोनों तरफ सेम आने से पता लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा रिटेन अर्निंग्स, बैलेंसिंग निकला है ना, और यहाँ पे लिख दिया यानी कैश फ्लो में यहाँ से कुछ नहीं जाना, ठीक है। ओके, इसी के अंदर ही इंक्रीमेंटल डेप्शन भी गई होगी और इसी के अंदर ही वो प्रीवियसली रीवैल्यूड बिल्डिंग जो डिस्पोज हुई है उसका सरप्लस भी ट्रांसफर हो गया होगा रिटेन्ड अर्निंग में। अलग अलग उसने नहीं किया, बस एक फिगर आ गई, हमें टेंशन कोई नहीं है, ठीक है। चलें आगे। लॉन्ग टर्म लोन 6000 इधर आ रहा है, ये क्या होगा, क्या होगा बता तो रहा था कि जी 1 नवंबर को एक लोन आया है, तो ये लोन रिसीव हुआ है, कैश फ्लो में जाना है इसने, तो लॉन्ग टर्म लोन, तो लोन रिसीव्ड और रीपे हो जाए कभी तो लोन रीपेड, नेगेटिव आ जाता है, ये 6000 तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। ले जी 5 भी गई, आगे बढ़े, ये तो पहले ही जा चुकी है, इसको ले लो। बैलेंसिंग फिगर 1070। अब ये कैश पेड की फिगर हमें चाहिए थी, हमारे फॉर्मेट में पड़ी हुई थी, याद है। तो यहां पर आए और हमने यहां पर लिखा वर्किंग नंबर 7 से 1070 का टैक्स पेड निकला है जी, सवाल में गिवन नहीं था, हमने खुद अपनी मेहनत से निकाला है जी ये मिस्टर एग्जामिनर। अब टैक्स पेड को माइनस किया, लेकिन टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक भी करना चाहिए, क्यों, हमने फिगर ही वो उठाई थी जिसमें से टैक्स माइनस हुआ ही नहीं है, इसलिए एक्सपेंस को ऐड बैक करके कैश को माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस माइनस हुआ ही नहीं हुआ इस फिगर में से, अगर यहाँ पैट होता ना स्टार्टिंग पॉइंट तो एक्सपेंस को ऐड करते, ऐसे ही जैसे यहाँ पर गेन ऑन डिस्पोजल को रिवर्स करके कैश लिया, कल लॉस ऑन डिस्पोजल को रिवर्स करके कैश लिया था, ऐसे ही हम कह रहे हैं एक्सपेंस को रिवर्स करो कैश लो, क्योंकि इनकम एक्सपेंस एक्रूअल बेस पे होते हैं, जबकि हम कैश फ्लो में कैश में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन चूंकि यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ही पीबीटी था तो एक्सपेंस माइनस हुआ, टैक्स एक्सपेंस माइनस ही नहीं हुआ इसमें से, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट जी, ये हो चुका, ये हो तो चुका है लेकिन इसकी पोस्टिंग नहीं की थी। इंटरेस्ट में ये पेमेंट ही तो है, आज जीरो है तो क्या हुआ, उसूल भी नहीं पक्का करेंगे, अगले सवाल में इसने आ जाना है। आज जीरो है तो क्या हुआ, आज नहीं लिखना था माना, लेकिन हम उसूल पक्का करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पीबीटी तक आते आते माइनस हो चुकी है, हम कह रहे हैं इसको करो ऐड बैक, ऐड करो इंटरेस्ट एक्सपेंस, सवाल में गिवन था 100, और जो इंटरेस्ट एक्चुअल में पे किया है वो वर्किंग आज कोई नहीं है, वो है ही जीरो, ठीक है, वो माइनस कर दो। अब कल कल यहां पर पेमेंट भी आया करेगी, तो हमने क्या किया, एक्सपेंस एक नॉन कैश फिगर होती है ना, देखो यहां से माइनस हो चुका था, अगर इसको ऐड ना करते तो नॉन कैश इधर पड़ा रह जाता ना। ओके, तो एक्सपेंस को क्या करना है, अब आज एक चीज बढ़ गई और इसके बाद एक और चीज ने आना है, और ये आपकी कैश फ्लो के यहां के आइटम्स पूरे हो जाने हैं। यहां पर आपके मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है, डेप्रीसिएशन, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल,
नॉन करंट एसेट्स का। ये 3 हो गए, चौथा इंटरेस्ट एक्सपेंस और पांचवा इंटरेस्ट स्लैश इन्वेस्टमेंट इनकम। आज इन्वेस्टमेंट इनकम लिखा हुआ है, छठी कोई चीज़ है नहीं, आज तक टेस्ट नहीं हुई। हाँ, मैं एंड पे जाके ग्रेचुटी और वारंटी अपनी तरफ से एहतियातन डाल दूंगा कि चलो कभी आ ही जाता है गलती से सवाल के अंदर तो पता हो, वरना बस इतना ही है। तो कैश लो समझो कम, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये 80% तक ले आता है ये सवाल आपको। उसके बाद अगले दिनों में सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस, फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे रेक्टिफिकेशन से पहले। ठीक है, रेक्टिफिकेशन फिर तो पता ही जब आती है तो थोड़ा सा चीज़ों को हिलाती जुलाती है। ओके, ले जी, क्लियर है ये बात। ये क्या किया हमने, नॉन कैश को यहां ऐड किया और हम कर ही ऐसे रहे थे, नॉन कैश को रिवर्स करते थे, कैश को लेते थे, नॉन कैश रिवर्स कैश, नॉन कैश रिवर्स कैश, पेड या रिसीव्ड देख लेते होते हैं। टैक्स के केस में ऐसा क्यों नहीं किया, नॉन कैश को रिवर्स क्यों नहीं किया, क्योंकि इस फिगर से माइनस हुआ ही नहीं टैक्स के ऐड बैक करके। फिर वरना अगर पैट होता ना तो इंटरेस्ट ये टैक्स को भी क्या करते, टैक्स एक्सपेंस ऐड करते और टैक्स पेड को माइनस करते। ओके, चलें आगे। माशाल्लाह, ये सारा इलाका गया, इधर आए। हाँ भाई दोस्त, पीपी बैलेंस किस तरफ आ रहा है? अच्छा बताओ आप, पीपी सबसे आसान था या नहीं था? इसमें कोई चीज ही नहीं निकली जी। कितना? 1610। इस तरफ तो फिर नॉर्मल केस में एडिशन ही आता है। अब ये क्या है, ये एडिशन इन पीपीई है। एडिशन इन पीपीई तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग नंबर 8 से 16106। नेगेटिव क्यों जी? अच्छा, एसिड खरीदेंगे तो कैश जाएगा ही। ठीक हो गया, चल भाई तू बैलेंस हो गया। और ये मैं अपनी तरफ से निशान लगाता हूं कि हो गया ये, ठीक है ना? आप परिचय बेशक ना लगाना। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 44 अच्छा 114, ये भी इसी तरफ ही आ रहा है ना, तो ये भी फिर क्या है, एडिशन है जी। अब ये एडिशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में है। कोई नहीं, जैसे नए एसेट्स खरीदने हैं वैसे ही कोई नए शेयर्स ही खरीदने हैं, या वैसे ही कोई पैसे और एडिशन, पैसे और बैंक में रखवा दिए होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने वो कर दी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर एडिशन आ गई। एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्किंग 9 से 1147, ये भी नेगेटिव। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये एंड पे करते हैं। अच्छा चलो कर लेते हैं जी, ये तो पहले ही हो गया ना, और इसको तो कर लिया हुआ है। चलो जी, एक ही लेजर रह गया। सुभान अल्लाह, सारी बैलेंसिंग तसल्ली से हुई। हाँ जी 380। लो भाई, ये है इन्वेस्टमेंट इनकम, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की छोटी बहन है। ठीक है, अब जैसे भाई के साथ अशर हुआ, वो भी इसके साथ भी वही होना है, बस वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस था, एक्सपेंस रिवर्स किया और पेड को नीचे माइनस शो करना है। ये इनकम है, रिवर्स में बोलता हूं मैं, एड लेस इसलिए बोलता ही नहीं हूं, रिवर्स वहां पे जाके सोचो। रिवर्स करोगे इनकम को और रिकॉर्ड करोगे कैश रिसीव्ड को। अब ये एडजस्टमेंट ना बहुत ही कम आती है, और वैसे भी यहां पर हमने उसकी जगह नहीं बनाई हुई। इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने गेन लॉस डिस्पोजल यहां पर रिवर्स किया नॉन कैश, और उसका कैश रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हम इन्वेस्टमेंट इनकम को भी रिवर्स कर देंगे और कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ये 398 वो यहां तक आते आते ऐड हो चुका है। ठीक है, तो क्या करोगे, लेस लेस। ये दो नई चीजें आज हैं हमारी सीखी हुई जो जी। इसको इंटरेस्ट इनकम भी कभी कभी सवाल कहेगा, लेकिन आज के सवाल में ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो मैंने दोनों ही लिख दिए, ये दोनों तरह से लिखा हुआ आ सकता है, ये एक ही एडजस्टमेंट होती है, ट्रीटमेंट सेम है। कभी वो सवाल में इंटरेस्ट इनकम लिख देगा, कभी इन्वेस्टमेंट इनकम, 100% सेम ट्रीटमेंट है, परेशान नहीं होना। ठीक है, इनकम को आपने क्या करना है, रिवर्स करना है, लेस बाद में सोचेंगे। ठीक है, और कैश रिसीव्ड को आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कैश फ्लो में। तो इनकम यहां तक आते आते, ये इस मौके पे सोचते हैं, इनकम यहां तक आते आते ऐड हो चुकी होती है, तो क्या कर देंगे, लेस 380।
अल्लाह आपको हिदायत दे। इनकम 398 है, कैश लिखवा रहे हो यहां पे, खुदा का खौफ करो जी। 398 रिवर्स हो गया और कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम वर्किंग नंबर 12 में हमने निकाली है 382। ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है क्या? समझ आई है जी? सबको समझ आया? आज सब बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया, सब। इधर देखो, ये दो नई चीजें सिखाई है ना आज, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, गेन या लॉस, गेन भी हो सकता है ना, लॉस भी हो सकता है। आज लॉस था नहीं, ठीक है। ये कंप्लीट बस खत्म हो गया। अब इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं आएगा आपके, अभी तक पास पेपर में कभी कुछ नहीं आया इसमें, जितने भी हैं, ठीक है। हाँ, FR2 लेवल पे जब होती थी तो ग्रेचुइटी और वारंटी कभी कभी आ जाती थी, तो चूंकि आप कैश फ्लो टेस्ट नहीं करता तो एंड में मैं थोड़ा समझा देता हूं। अच्छा, उसमें भी मजे की बात यह है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ आपने किया ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक किया, इंटरेस्ट पेड माइनस किया, उन दो का बस नाम ही बदलना है, ट्रीटमेंट 100% यही होना है, ठीक है ना। इसलिए रिलैक्स ही रहे, कोई मसला नहीं है। यूं समझ लें कि आपका ये पोर्शन तैयार हो गया, इसमें और कुछ नहीं आएगा। कल देखा था डेप्रिसिएशन भी, गेन भी, लॉस भी, तीन चीजें ये थी फिक्स एसेट डिस्पोजल पे। चौथी और पांचवी चीज ये है इंटरेस्ट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम, इसको इंटरेस्ट इनकम भी कह सकता है, बस, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन, गेन, लॉस और डिस्पोजल फिक्स एसेट, इनको रिवर्स करके उनका कैश इस तरफ आता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को यहां रिवर्स करके इसका कैश इस तरफ आता है। इन्वेस्टमेंट इनकम चूंकि है तो इसको रिवर्स करके इसका कैश यहां पे आ गया, बस, ओके। सुबह वालों जी, चलो जी। 5335 पॉजिटिव है, जरा कोई कंफर्म भी कर दे और बच्चा यही है। चलें, कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। पिछली क्लास में भी ये मैंने लिखा था, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में इस क्लास में भी मैंने खुद लिखा। ये ना कहना ना खुद तो कुछ करता नहीं है। ये नेगेटिव 832, मैंने समझा शायद 3 या 2 है, लेकिन दोनों ही थे। अच्छा, और ये पॉजिटिव। अब इधर देखो, A प्लस B प्लस C, फोर 019 पॉजिटिव। टोटल तो करने दो। 23 नेगेटिव और 3996। आपने किस जगह पे हाथ रखना है? इधरों आओ फिर जी बच्चों। ये है नेट कैश फ्लोस, इसमें वर्किंग वन से उठाकर लिखा हमने -23। आंसर बताओ। 3996 पॉजिटिव, पिछली क्लास में को नेगेटिव लिख दिया था जज्बात में आप। ये 396 आंसर है, ये बिल्कुल सही है। ये भाई यहां रहेगा, हम आज जाएंगे, ठीक है। कल भी खड़े रहते यहां पे, ओहो, पर्चे में ये हाथ रख रहे, आपने लिख देना वहां बैलेंस और हाथ घर आके उठाना है, ठीक है। अभी उठा देते हैं जी, जज़ाकल्लाह जी, आज तो सवाल सही हो गया, ठीक है। तो बच्चा नहीं घबराता, ਇੱਥੇ ਦਾ बड़ा ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ कभी आके खलो के तो देखो जी। भाई ये ना करना, मैं कह रहा हूं, मैं आई वुड सजेस्ट कि ऐसी छोटी मोटी वर्किंग ना करना, टाइम बचा लेना, ठीक है। अच्छा जी, आप पिछली क्लास में चूंकि, और साकिब को बुलाओ, पिछली क्लास में ऐलान करना था, कोई बात नहीं, खैर मैं वो शाम वाली क्लास में ही बता दूंगा मजीद, लेकिन हो सकता है बच्चे अभी ना निकले हों और ऐलान हो जाए। अच्छा जी, एक तो आपने पास पेपर 5 करना है आज, अमीन इंडस्ट्रीज। बहुत आसान सवाल है, आप लोग अगर इन दो सवालों में कंफर्टेबल हैं तो ये उनका अशरे अशीर भी नहीं है, 10th भी नहीं है, 1/10 भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसूल मैंने लिखवा दिया हुआ है इसमें, बैड डाउटफुल डेट वाला भी उसी तरह से इग्नोर करना और सारा काम करना है। ये 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा आपके, 15 से 20 मिनट में हो जाएगा ये सवाल इंशाल्लाह। तो ये होमवर्क है, मैं क्योंकि भूल गया था, कल संडे है, इसलिए एक के साथ यार मैंने मशवरा मांगा है, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट करो लिख के दो एप्लीकेशन, मैं सोचूंगा, आज तो होमवर्क दूंगा, फिर मंडे को सोचूंगा।
जी ले आए इधर, तस्वीरें बना रहे हैं अभी तक बच्चे, और बना भी लो हाइब्रिड वालों, तुम्हारी वजह से कैमरा इधर नहीं आ रहा, जल्दी करो, या वैसे ही मोबाइल रख के बैठे हो सामने तो हटा लो प्लीज, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारे कान फ्यूज हो चुके हैं। ले आओ भाई इधर, अभी भी कोई है तो फिर बाद में वहां पे रखते हैं जी। क्वेश्चन 5, अमीन इंडस्ट्रीज, पेज 622, होमवर्क नंबर 1। बस देखने दो ना, मुझे देखने भी दो, लेवल आप लोगों का तो अच्छा खासा हो गया, अब तो बड़ा अच्छा सवाल भी आप कर सकते हैं यार, ये जानते वाले में पढ़ के तो मन दो। इनडायरेक्ट मेथड, सुभान अल्लाह। लें जी, ये भाई ये रिकॉर्डिंग में आए, ये रिकॉर्डिंग में आए क्योंकि ये बच्चों को यूट्यूब पे देना है ना, ये कटिंग में छोटी सी कटिंग वो करवाई है, ये सुबह वालों के लिए यूट्यूब पे देना है, और उनको ये भी बताओगे अभी कि पास पेपर 13 होमवर्क में है, इसके अंदर कोई नहीं, इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, राइट इशू बोनस इशू आ रहा है, बाकी वह कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको परेशान करे। और उसके बाद एक और सवाल जो ट्राई करेंगे, जी हाँ बहुत शुक्रिया। ये 17, सुने मेरी बात, ये संडे लगा लो, पास हो जाओगे। पास पेपर 17, पास पेपर 17 में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आपको आती होंगी, कोई इक्का दुक्का शायद ना भी आए। पास पेपर 17 के बाद पास पेपर 17 का नाम, बेटा खामोश होंगे तो जान छूटेगी। पास पेपर 17 टेक्सला लिमिटेड, यही नाम है, देखो। पास पेपर 13 नादिर लिमिटेड, और पास पेपर 5 तो ऐसे स्वीटनर है, वो कोई सवाल थोड़ा ही आपके लेवल का, वो यकीन माने स्वीटनर है, वो आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको करते हुए, इतना आसान सवाल है वो, तो बस ऐसे ही है, लेकिन पहले करना वही, तरतीब यही रखना। पास पेपर 5 अमीन, पास पेपर संडे पर बात हो गया, पास पेपर 13 अमीन, इसका नाम क्या है, नादिर सवाल है बड़ा भाई, ये याद रखना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, मैं बता रहा हूं, जो सवाल मैंने होमवर्क में दिया है मैं खुद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, मेरे जिम्मे है, ओके भाई है। पास पेपर ये सबसे टफ टेक्सला लगेगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह आप ये देखोगे, एक तो पूरी ईमानदारी से समझना है कि बस सर ने ना, बात सुने, मेरी अहम बात है इस वक्त, सुने, सब खामोश हो जाएं प्लीज, वरना कल की क्लास में नहीं बैठने दूंगा, आज तो खत्म होगी ना, मेरी बात सुने। जैसे यूं समझिएगा कि आज की क्लास आखिरी क्लास हुई थी, उसके बाद सर मार मुड़ गए थे, है ही नहीं थे, हमने इतना ही पढ़ा, और सुन लो, और हम पर्चे में चले गए सिर्फ उतना पढ़ के, और ये सवाल 3 आए पड़े हैं पर्चे में, और हमने इनको पास करना है, पास हो गए तो इंशाल्लाह आईकैप में भी पास हो गए, टेस्ट है तुम्हारा, जितने मार्क्स हो इंटू 1.8 करना है, इससे वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि आप पासिंग मार्क्स इन सवालों में ले चुके हो सिर्फ 2 दिन की तैयारी से, ओके। बाकी इसमें किसी भी सवाल में जो एडजस्टमेंट समझ नहीं आएगी, उसके लिए मैं इंशाल्लाह मंडे को होपफुली इनमें से मैं एक सवाल तो मंडे को करवा दूंगा, और जो दूसरा सवाल है उसकी एडजस्टमेंट डिस्कस जरूर कर दूंगा। अमीन को तो करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आप कहेंगे सर इसको तो छोड़ ही देना है, नहीं दे, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। इसी तरतीब से कीजिएगा, ये होमवर्क है, ये होमवर्क सुबह वालों का भी होमवर्क है, जिंदगी रही तो मंडे को मिलेंगे, और सख्ती से होमवर्क चेक करूंगा। अल्लाह हाफिज।